आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। होप आई एम ऑडिबल। सभी को मेरी आवाज आ रही है? हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड वी सॉल्व? कितने सवाल हो गए परसेंटेज में ऑलरेडी? आई थिंक इनकम एक्सपेंस में हम लोग चल रहे थे और हमने सवाल कर लिए थे। कोई आप मेरे से मदद करे तो अच्छा रहेगा। ओके, नीलम जी कर रहे हैं रैमो सर की ट्रिक्स थोड़ी हाई लेवल की। नीलम जी, फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं ट्रिक्स नहीं पढ़ाता हूँ, तो जिसको आप ट्रिक्स कह रहे हो वो शब्द ही गलत बोल रहे हो, क्योंकि मैं बिना सिखाए कुछ नहीं बताता हूँ। ठीक है, तो आई डू नॉट टीच ट्रिक्स, ये मार्केट लैंग्वेज है। ट्रिक्स का मतलब होता है कि आपको पीछे के ज्ञान नहीं दिया गया और आपको बस हवा में चीजें बता दी गई। ठीक है, मैं जो आपको पढ़ाता हूँ वो प्योर लॉजिक है। तकलीफ लोगों को इसलिए नहीं होती है कि उसको समझने में कोई तकलीफ है, तकलीफ लोगों को इसलिए है कि लोगों की समझने की आदत नहीं है। बिल्कुल, लॉजिक लगाने की आदत बचपन से हमें नहीं दी गई है। ठीक है, दी गई है क्या? नहीं दी गई है। हमें हमेशा बोला गया है कि देखो ये सवाल है, ये फॉर्मूला है, इसको ऐसे रखो उत्तर आएगा। तो हमने अपनी लॉजिकल डायमेंशन को दिमाग के यूज नहीं किया है। और जब हम बहुत दिनों बाद, जैसे लेट्स से आपके शरीर में, आप शरीर को प्रॉपर्ली यूज मत करो। ठीक है, जैसे बचपन में क्या होता है, बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है, तो आपको योगा के पोजेस करा दिए जाए, आप कर लोगे, है ना? पैर के ऊपर पैर रख के जो आसन होते हैं, सिद्धासन बोलते हैं, है ना? वो सब कर लेते हैं लोग। लेकिन अभी जैसे बड़े हो जाते हैं, वो मसल्स जो होती है ना, वो इस्तेमाल होती नहीं है, तो लोग बैठ नहीं पाते नीचे जमीन पे। ठीक है, जैसे वेस्टर्न टॉयलेट्स आ गए हैं अब शहरों में, तो वेस्टर्न टॉयलेट के बाद लोग जो हमारे नॉर्मल टॉयलेट्स होते हैं, इंडियन टॉयलेट्स, उस पे 10 मिनट बैठ नहीं सकते लोग। ठीक है, बिकॉज आपकी वो मसल्स यूटिलाइज नहीं हुई जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रही थी बैठने में। और वहीं जो लोग इंडियन स्टाइल टॉयलेट्स यूज कर रहे हैं, उनके लिए वो कंफर्टेबल है। ठीक है, तो इस तरह से ही आपके दिमाग का इस्तेमाल लॉजिकल डायमेंशन का नहीं हुआ है, और लॉजिकल डायमेंशन का जो कि इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसलिए आपको, जब आप सोचने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको हो रही है तकलीफ, वो दर्द हो रहा है। इसलिए एक्सरसाइज शुरू करना इतना आसान नहीं होता एक टाइम के बाद, बिकॉज फ्लेक्सिबिलिटी का इशू होता है, लोगों को होता है दर्द। और जब लोगों को दर्द होता है तो फिर वो छोड़ देते हैं, क्योंकि वो दर्द को बर्दाश्त कौन करे। खैर, वो 7 दिन दर्द को बर्दाश्त करेंगे, धीरे धीरे चीजें आसान होती जाती हैं, है ना? ईज आउट हो जाती है, बॉडी कॉपरेट करने लगती है, फिर आप धीरे धीरे करके आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होने लगती है। बट वो दर्द लोग सह नहीं पाते हैं। वही यहाँ हो रहा है, मेंटल में जब सोचने की कोशिश कर रहे हो तो वो जो ब्लॉकेजेस हैं उसकी वजह से थोड़ा दर्द हो रहा है, थोड़ी दिक्कत हो रही है, और उसी में लोग घबरा जाते हैं। ठीक है, तो जो है, और कोई नहीं है। 53 सवाल हो गए थे। डिड वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 53? नहीं, 53 साल में करना है। ठीक है, 51 तक हुए थे क्या? मतलब बताओ, सही से बताओ। ये 52 हमने कर लिया था यार, 53 करना है। हाँ, ये बोलो, 53 हमें करना है। तो यहाँ कह रहा है आपसे कि जो मंथली एक्सपेंडिचर है एक आदमी का, वो 40% ज्यादा है उसकी मंथली सेविंग से। एक पॉइंट ये, अगर मंथली इनकम इंक्रीज कर जाए 40% से, मंथली एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर जाए 60% से, तो वो 2070 ज्यादा बचा पाएगा एक महीने में। ओके, क्लियर? व्हाट इज हिज मंथली एक्सपेंडिचर इनिशियली? तो जरा इस सवाल को समझते हैं बहुत अच्छे से, कि एक मंथली एक्सपेंडिचर किसी का 40% ज्यादा है मंथली सेविंग से। तो मंथली सेविंग को अगर मैं बोल दूं 5 है, तो जो एक्सपेंडिचर है वो 40% ज्यादा है, तो उसका एक्सपेंडिचर 7 हो जाएगा। ठीक, तो ये मैंने कहा सेविंग है, ये हमारा एक्सपेंडिचर है, और इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग को मिला के मिलता है, तो ये 7 5 12 हो गया। ठीक, मैं फिर से लिखता हूं, यहां आपका जो सेविंग है वो 40% है। 40% का मतलब 2/5 होता है। अगर एक्सपेंडिचर सेविंग से 2/5 ज्यादा है, तो मैंने सेविंग को अगर 5 माना, तो एक्सपेंडिचर 2/5 यानी 2 ज्यादा है, तो 7 हो गया, तो इनकम आपका 12 हो गया। ठीक है, होप किसी को यहां दिक्कत नहीं होगी। आगे वो कह रहा है कि मंथली इनकम हम 40% से बढ़ाएंगे, इस वैल्यू को हम 40% से इंक्रीज कर देते हैं। एक्सपेंडिचर को हम 60% से बढ़ाएंगे, तो इसको हम 60% से बढ़ा देते हैं। और सेविंग का इंक्रीज जो है वो रुपीज में दिया है, कि ये सेविंग जो है वो 2070 ज्यादा हो जाती है हर महीने, ये दिया हुआ है। तो हमें बताना है कि उसका इनिशियल मंथली एक्सपेंडिचर क्या है। ओके,
सो हाउ डू वी गो हेड? आप कहोगे कि एक काम कर लीजिए सर, थोड़ा सा सहूलियत देके इसको ऐसा मान लेते हैं क्या? मान लेते हैं ऐसे दशमलव में वैल्यू नहीं आएगी आपकी। तो 120 का अगर मैं 40% निकालता हूं तो ये होता है 48, तो यहाँ 48 की बढ़ोतरी हुई। 70 का 60% निकालोगे तो यहाँ 42 की बढ़ोतरी होगी। और अगर यहाँ 48 बढ़ा इनकम में, एक्सपेंडिचर यहाँ 42 से बढ़ा, तो सेविंग कितने से बढ़ेगी बेटा? 6 से बढ़ेगी। तभी जाके 42 से 48 इक्वलाइज होंगे। तो ये जो 6 यूनिट की हमारी सेविंग है, जो बढ़ोतरी है, वही आपने क्वेश्चन में बोला कि 2070 के बराबर है। इज इट ट्रू? यस। तो अब हम 1 यूनिट की सेविंग निकालते हैं, किसके बराबर है? 1 यूनिट किसके बराबर है? आपको 6 तरीक 18, 2 20, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 345 रुपीज के इक्वल है। तो हमारी 1 यूनिट अगर 345 रुपीज के इक्वल है, तो हमारा इनिशियल जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो 70 यूनिट के बराबर होगा। तो हमें करना क्या है? बेसिकली हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 70 यूनिट्स, 70 इंटू 345। ओके, इसी को मुझे मल्टीप्लाई कर लेना, मेरा आंसर आ जाएगा। आप इसको चाहो तो 350 माइनस 5 लिख के कर लो, या सीधा मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 5 35, 7 के 28, 3 31, 7 तरीक 21 और 3 24, 24 150 आपकी वैल्यू आ गई, जो कि आंसर है आपका सी। किसी ने बोला कि ये 6 यूनिट कैसे हुआ? भाई बहुत सिंपल है कि ये अगर 120 है, 40% से बढ़ा तो इनकम में 48 बढ़ेगा। और इनकम चूंकि हमारा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर है, तो जितना इनकम में बढ़ा है वो एडजस्टमेंट कहां कहां होगा? एक्सपेंडिचर और सेविंग को मिला के। अगर वो एक्सपेंडिचर और सेविंग को मिला के हमारा एडजस्टमेंट होगा, तो हमने कहा यहाँ 60% ने बढ़ाया तो 42 के बराबर है, तो 42 यहाँ बढ़ गया। 48 में से अगर 42 यहाँ बढ़ गया तो बाकी 6 यहाँ बढ़ेगा ना सेविंग में, इसलिए 6। ठीक है, क्लियर? समझ में आया कि नहीं? ऑलराइट। पहली टोटल इनकम को 100 मानकर करें। देखिए 100 मान के आप अननेसेसरी अपने आप को परेशान करना चाहते हैं और कुछ नहीं। ओके, हाँ जी। यहां पर 70, अगर आप इसको 100 मानोगे, फिर आप एक्सपेंडिचर और सेविंग को 100 में ब्रेक करोगे, क्योंकि रिलेशनशिप दी है कि भाई 7:5 है। फिर 100 को आप 7:5 में बांटोगे, आपकी जिंदगी कॉम्प्लेक्स बन जाएगी। और ये सब चीजें आप खुद से करके देख सकते हैं। जो मन में खुराफाते आए, जो मन में खुराफाते आए कि आपको इसको 100 मान के करना है कि नहीं करना है, करो। झटका लगेगा, खुद ही समझ जाओगे कि ये नहीं करना है, बिकॉज ये कैलकुलेशन मुझे कॉम्प्लेक्स बना देगा। ठीक है, 100 मानोगे तो 100 एक्सपेंडिचर सेविंग को 7:5 में बांटोगे, आपको दिक्कत आ जाएगी। समझ में आएगी नहीं? तो वो करके आप देखो, दिक्कत पकड़ो, आगे बढ़े, अगला सवाल करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए क्या करे आपसे कि ए का इनकम 60% है बी के इनकम का, और ए का एक्सपेंडिचर 70% है बी के एक्सपेंडिचर का। अगर ए की इनकम 75% है बी के एक्सपेंडिचर का, तो हमें बताना है कि रेशियो ए की सेविंग और बी की सेविंग का क्या है। ये सवाल हमें कैलकुलेट करना है। तो इस सवाल को जरा आप लोग सॉल्व करिए, और सॉल्व करके हम जरा इस प्रश्न को यहाँ पर लिख के आपको दिखाते हैं। तो ए और बी की इनकम कह रहा है, ए का इनकम बी की इनकम का 60% है। तो अगर आप बी की इनकम को 5 मानोगे, तो ए का इनकम 60% यानी 3 यूनिट आएगा। 60% 3/5 होता है। तो अगर आपने एक को 5 माना तो ये अपने आप 3 हो गया। ठीक, क्लियर है कि नहीं? यस। अब ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, इनकम हो गया। इनकम के बाद अब हम आते हैं एक्सपेंडिचर पे। तो अगर हम एक्सपेंडिचर पे जाएं, तो एक्सपेंडिचर में इसने क्या बोला है कि ए का एक्सपेंडिचर 70% है बी के एक्सपेंडिचर का। तो बी का एक्सपेंडिचर अगर आप लेट से मानते हैं 10 है, 70% क्या होता है? 7/10, तो ये 7 हो जाएगा, क्योंकि 70% इज 7/10। तो कोई चीज अगर 70% है, मैंने उस चीज को ही बेस को 10 मान लिया, बी को 10 मान लिया, तो ए अगर बी का 70% है तो ये हो गया। यहां हमने बेस को 5 मान लिया था, क्योंकि हमें पता था 60% 3/5 है। तो जब हमने बी के इनकम को ही 5 मान लिया, तो ए अपने आप 1 हो गया, 3 हो गया। यहां पर हमने बी के एक्सपेंडिचर को 10 मान लिया, तो ए का एक्सपेंडिचर क्या हो गया? 7 के बराबर हो गया। ठीक है, अब आगे कुछ कह रहा है कि ए की इनकम 75% है बी के एक्सपेंडिचर का। ये बी का एक्सपेंडिचर है, ये ए की इनकम है। आपको पता है मैं मल्टीप्लायर यहाँ पर एक्स यूज कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों रेशियोज के मल्टीप्लायर क्या है? अलग अलग है। तो अब आप जो कह रहे हो उस बात का हमें सत्यापन करना पड़ेगा कि ए का इनकम जो कि 3x है, मल्टीप्लायर लिखो आप, क्योंकि मल्टीप्लायर में हमें एक रिलेशनशिप चाहिए। वो बी के एक्सपेंडिचर का 75% है। बी का एक्सपेंडिचर ठहरा 10y, इसका 75% 3/4। ठीक है, 3/4 कर लो। और अगर मैंने इसको 75% का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट 3/4 होता है, इसलिए 3/4 लिख दिया यहाँ पर। अब इसको अगर मैं काटूंगा तो मुझे मिलेगा x और y का रेशियो। अगर आप लिखते हैं यहाँ पर, x और y का रेशियो आ गया 5/2 आया। x और y का रेशियो 5/2 आ गया। अब आप क्या करो, यहाँ पर x और y को 5 और 2 से रिप्लेस कर दो। तो यहाँ अगर मैं 5 से रिप्लेस करूंगा तो ये x कितना बन जाएगा आपका? x आपका सिंपली बन जाएगा, जस्ट अ मिनट प्लीज,
5 से गुणा करते हैं इसको, 3x, तो 5 3 15 बनेगा, तो यहाँ लिखिए 15, यहाँ लिखिए 5 हम 25, ब्लू कलर से मैं वैल्यू से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, 7 दूनी 14 और ये 10 दूना 20 बन गया। अब बेसिकली किया क्या है मैंने, जब मैंने x और y में x और y की वैल्यू रख दी है तो एक्चुअली हो क्या रहा है, 5 5 5 5, ये जो चारों वैल्यू आपके सामने लिखी है, अब इन सबके मल्टीप्लायर सेम हो गए। पहले मेरा मल्टीप्लायर क्या था, यहाँ 5 था, यहाँ 2 था, अब मैंने 5 को अंदर से गुणा कर दिया तो मल्टीप्लायर 1 बचा, 2 को अंदर गुणा कर दिया मल्टीप्लायर 1 बचा। तो ये 5 और 2 रखने से बेसिकली क्या हुआ कि मल्टीप्लायर अब एक एक बचे, यानी अब जो वैल्यू लिखी है तुमने 15 14 25 20, इनमें सब में सेम नंबर का मल्टीप्लीकेशन है, वो है 1। तो अब इनको हम सीधा जोड़ घटा सकते हैं। तो जैसे 15 में हमने 14 घटाया तो 1 आया, 25 में हमने 20 घटाया तो हमारा 5 आया। इनकम में जब एक्सपेंडिचर घटाते हैं तो सेविंग आता है, लेकिन ये घटा तभी सकते हैं जब दोनों रेशियोज के मल्टीप्लायर सेम हो चुके हो, तो इस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। तो वैल्यू क्या आ गई हमारी 1:5, आंसर हो गया मेरा सी 1:5। कुछ लोग कह रहे हैं बी को 100 मान सकते हैं ना सर, यार मानने को आपको जो मानना है मानिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़े ना है इससे, आपको जो मानना है मान लो आप, ठीक है। और ये पूछना नहीं है मुझसे कि मैं सर ये मान सकता हूँ क्या, जब मानना है तो तुम्हें जो मानना है वो मानिए, ठीक है। अल्टीमेटली व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू मेक मल्टीप्लायर सेम, ठीक है। अब मैं आता हूं एंड आई विल डिस्कस कि सवाल में थोड़ा सा सतर्क रहने से या एक्टिवली पढ़ने से थोड़ा समय जरूर बच सकता है। जैसे यहां पर ए की जो वैल्यूज हैं वो बी के टर्म्स में दी हैं कि नहीं दी हैं, बोलो यस और नो। यस, ए की जो वैल्यूज हैं वो मुझे बी के टर्म्स में ही दी गई हैं पहले से, ए की वैल्यूज को हमें बी के टर्म्स में ऑलरेडी दिया गया है। तो मल्टीप्लायर को बराबर करना, जो आपको कह रहे हो कि मुझे मल्टीप्लायर्स बराबर करने हैं, ठीक है, तो हम क्या बिना एक्स और वाई लिखे काम चला सकते हैं। जैसे कुछ लोग क्या कह रहे हैं सिंपली कि हम बी को 100 दोनों जगह मान लेंगे। अरे दोनों जगह कैसे मान लोगे, दोनों जगह 100 आप इसलिए नहीं मान सकते हो बेटा, बिकॉज एक इनकम है एक एक्सपेंडिचर है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ऐसे नहीं कि बी है तो बी को दोनों जगह 100 मान ले, सवाल तो पढ़ोगे पहले, ये भी कुछ अलग बयां कर रहा है, ये भी कुछ अलग बयां कर रहा है, एक इनकम है एक एक्सपेंडिचर है, दोनों जगह आप 100 नहीं मान सकते हो। सेविंग इज इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ये आप बता रहे हैं अनुष्का जी या पूछ रहे हैं, ओके आप बता रहे हैं या पूछ रहे हैं कि सेविंग क्या होता है, एक्सपेंडिचर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है, ओके। सो एज फार एज assumption इज कंसर्न आप 100 मान के दोनों को नहीं चल सकते। अब जैसे लेट से आपने कहा कि हम पहले एक्सपेंडिचर लिखेंगे 100, फिर ये लिखेंगे कि ये 70 है, फिर मुझे पता है कि मुझे इसका 75% यहां लिखना है इनकम को, इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, ये 75 मुझे यहाँ 100 यहाँ 75 यहाँ लिखना है क्योंकि ये 75% है। मुझे ये भी पता है कि ये वैल्यू इसका 60% है, तो ये 3/5 का रेशियो है। अगर मैंने 3 यूनिट को सीधे 75 कर दिया तो ये वैल्यू मेरी 125 हो गई, ओके। अब एक बात बताऊं तुमको सिंपल सा, ये जो बातें आप बोल रहे हो ना कि पहले एक्सपेंडिचर लिखेंगे बाद में इनकम लिखेंगे, ये शुरुआत में आप नहीं कर पाओगे, ये एक्सपीरियंस के साथ अपने आप होगा। कुछ चीजें अपने आप होती हैं, जब आपकी समझ विकसित हो जाएगी तो ये काम आप करोगे कि चूंकि इसका 3/4 ही निकालना है तो पहले हम यही लिख लेते हैं और ऐसी वैल्यू लिखते हैं 4 से डिवाइड हो, 100 ले लेते हैं इसको, बाद में ये लिखते हैं, फिर मुझे पता है कि इनका रेशियो 3:5 करना है मुझे, तो 3 यूनिट 75 होगी तो 5 यूनिट 125 होगी। ये बाद में अपने आप करेक्शन हो जाते हैं, इसके पीछे इतना भागने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको ये 5 होगा 25 होगा तो अल्टीमेटली मुझे एक रेशियो 5 मिलेगा। बट सीधे दिमाग में आना कि एक्सपेंडिचर को ही हम मानते हैं 100, इसमें अपना एक टाइम है जो टाइम जाएगा। बट प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे करके चीजें आपकी अपने आप ये सब चीजें इंप्रूव हो जाएंगी, इसमें ज्यादा फंसने की आवश्यकता आपको नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं सर ये तो रेशियो का है सवाल, सवालों को ऐसे कैटेगराइज मत करो कि सवाल यहाँ का है कि वहां का है, परसेंटेज भी तो लिखा हुआ है ना कि नहीं, रेशियो होता क्या है, परसेंटेज ही तो होता है, एवरी रेशियो इज ए परसेंटेज। टॉपिक में इतना नहीं घुसना होता है कि किस चीज का टॉपिक है। अगर मैं सवाल लेके आया हूं तो आपका काम है सवाल को करना, मुझे ये नहीं बताना कि सर ये तो रेशियो का सवाल है। हमको नहीं पता है क्या, हमारी शीट है तो है, ठीक है। चाय की दुकान पे जाओ, चाय पियो और बोलो ये तो चाय है, इसमें अदरक पड़ी है उसको तो पता ही है कि क्या है ठीक है। खुद ही कंफ्यूज हो मुझे लग रहा है, इसलिए वेरीफाई करो ना कि अरे रेशियो का भी सवाल बोल सकते हैं क्या इसको, चलो सर से पूछ लेते हैं कि सर ये तो रेशियो का सवाल है, देखते हैं क्या बोलते हैं। हाँ जी, ए का इनकम 57 1/7% है बी के इनकम का, ए की इनकम 525% ज्यादा है बी की सेविंग का, और ए की सेविंग 16.66% है बी के एक्सपेंडिचर का। अगर डिफरेंस दोनों की सेविंग में 315 है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी। कोई कह रहा है इंग्लिश में एक्सप्लेन करिए, ये लड़का अंकित है, इसको बहुत दिक्कत है बेचारे को, ठीक है।
देखिए भाषा जो मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा, मेरी भाषा पूरे कोर्स में ऐसी ही रहेगी, एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और रोज तुम्हारी नई नई समस्याएं जो आ रही हैं मैं समझ रहा हूँ उसको। मैंने बोला था मैं आपके मनोभाव को ही समझ जाता हूँ, ठीक है। तुम्हारी समस्या कुछ और ही है, मन नहीं लग रहा है, और कोई समस्या नहीं है, ठीक है। ओके, 57 1/7। अब जरा 57 1/7% देखिएगा, राइट। क्या होता है याद है आपको, मैंने बता रखा है ये 4/7 होता है, ठीक है। 1% जिसका इस्तेमाल होना है वो 4/7 है। 525% किसके बराबर होगा? आप कहोगे 5% तो खुद 5 के बराबर हो जाता है, या इसको ऐसे ऐसे लिखते हैं कि 25 का ये कितना गुना है। आप कहोगे 25 का ये 21 गुना है, ठीक है। और मजाक मत उड़ाओ, इंग्लिश मीडियम वालों को प्रॉब्लम होती है भाइयों। यार देखिए आप समझिए आशीष जी, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, कोई भी मीडियम, ठीक है, आपको मैं जैसी भाषा पढ़ा रहा हूं इसमें एडजस्ट कर लोगे आप, अगर मेरे साथ आप रहोगे। हिंदी मीडियम वाला बच्चा मुझसे परेशान रहता है कि सर आप इंग्लिश ज्यादा यूज करते हो। इंग्लिश मीडियम का बच्चा परेशान है कि कभी कभी हिंदी क्यों बोल देते हो। तो मुझे लगता है मैं दोनों के लिए तकलीफ थोड़ी थोड़ी देता हूं, बट दोनों के लिए ठीक हूं। हाँ जी, अब आप लोग एडजस्ट कर लो यार। इस तरह का कस्टमाइजेशन कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ओके, ऑलराइट, कस्टमाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो जो भाषा है मेरी ऐसी रहेगी, तो इसी में सेट होना है तुमको। 525% की वैल्यू जो है हम निकालेंगे तो ये 21/4 के बराबर आ जाएगी, क्योंकि 25% 1/4 है, 25 का 21 गुना है। ऑलराइट, क्लियर। प्लस 21/4 हो गया। अब जो सवाल है इसमें एक और परसेंटेज है 16.66%, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है? 1/6 होती है। अब ये पूरा डेटा है, इस डेटा को जहां जहां यूज करना है करेंगे। तो पहले कह रहा है ए की इनकम 57 1/7% है बी के इनकम का, तो मैं लिखूंगा पहले ए बी, राइट। इनकम 57 1/7% है बी की इनकम का। तो आप कहोगे ये अगर 7 है तो ये वैल्यू 4 होगी, पहली चीज मैंने लिख दी। ओके, ठीक है। और देखिए ए का जो इनकम है वो 525% ज्यादा है बी की सेविंग से। तो मैं बी की जो सेविंग है वो यहां पर लिखूंगा कि बी की सेविंग को अगर मैं मान लूं कि बी की सेविंग मेरी 4 है, तो उससे कोई चीज अगर 525% ज्यादा है तो वो 21 ज्यादा होके हमारी 25 हो जाएगी, राइट। इनकम सेविंग। ओके, एक अच्छा सवाल लोगों से छूट रहा है क्योंकि वो अब अपने मीडियम्स में लड़ने लगे हैं कि हमारा मीडियम कौन सा है। विज्ञान से किसी को कोई फायदा नहीं, चुपचाप पढ़ लो, ठीक है। इनकम में सेविंग घटाओगे एक्सपेंडिचर आएगा, बट सीधे घटा नहीं सकते हैं क्योंकि इस रेशियो का मल्टीप्लायर और इस रेशियो का मल्टीप्लायर सेम है नहीं है, हमें क्या पता, अभी तो कुछ मालूम ही नहीं है। तो पहले बोला इनकम रेशियो बी के इनकम का 4/7 है, 4 कर दिया इसको 7 मान के। ए का इनकम 57 1/7% है बी के इनकम का, तो बी का इनकम हमने 7 माना तो इसको 4 लिखा, ठीक है। फिर आगे जो कह रहा है वो कह रहा है ए का इनकम इससे इतना ज्यादा है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, करेक्ट कर लेते हैं इसको, अभी ऐसे ही रहने दो फिर, ठीक है। ए का सेविंग बी के एक्सपेंडिचर का 16.66% है। तो एक और रिश्ता दिया है, उस रिश्ते को थोड़ा समझते हैं और थोड़ा उसमें करेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी जो हम करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसको अगर 4 मानते हैं, देखो इसका आप मल्टीप्लायर पहले लिख लो 4x 7x टाइप। अब आप करो अगर ये वैल्यू मेरी 4 है तो ये वैल्यू मेरी 25 बनेगी, दिस वैल्यू विल बी 25। इसको मुझे 25 बनाना पड़ेगा। आप कहोगे अगर मैं इसको 25 बनाऊंगा तो मुझे 25/4 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी। आप कहोगे नहीं हमको ये भी नहीं चाहिए, हमको एक काम करके थोड़ा सुंदर सा रेशियो प्रोवाइड करो, तो हमने इसको 4y बोल दिया। अब हम चाह कह रहे हैं कि हमारा जो ये 4x हो ये 4y का 25/16 हो, यही चाह रहे हैं ना। अगर आप ऐसा चाह रहे हो बेसिकली तो आपको करना क्या पड़ेगा कि x और y 25/16 आपको मिल रहा है कुछ, इसको हम बोलेंगे एज ए मल्टीप्लायर्स जो हमें यूज करने पड़ेंगे इस रेशियो को करेक्ट करने के लिए, सो दैट ये रेशियो थोड़ा सिंपल सा दिखे, ठीक है। क्लियर? ये समझ में नहीं है अभी मैंने कुछ समझाया या नहीं, कैसे समझ में आ जाएगा? सवाल अभी पूरा डिस्क्राइब ही नहीं हुआ है और आपको समझ में कैसे आ जाएगा? बोलिए। टाइमर लगा के देखते हो क्या कि अच्छा 1 मिनट हो गया तो अब तो समझ में आ जाना चाहिए था? अभी मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। मैंने क्या लिखा है अभी तक? मैंने लिखा है ये सारे परसेंटेज वैल्यूज लिखी है, उसके बाद मैंने यहाँ 4:7 लिखा है, यहाँ लिखा है कि ये 4y, अगर इसको 4y बोलूं तो 21y जुड़ के 25y के बराबर होना चाहिए। फिर मैंने अगली लाइन ये लिखी है कि भाई अगर मैं इसको लेट्स से 4x वाली वैल्यू को 25y बनाना चाहता हूं तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है? लेट मी इरेज एवरीथिंग वंस अगेन, लेट मी इरेज एवरीथिंग वंस अगेन, सब हटा देता हूं फिर से। ओके, एंड यही चीज फिर से लिख देता हूं। ओके, तो हटा दिया, छोड़ो।
तो आपसे कह रहा था कि ये वैल्यू 4:7 में रखनी पड़ेगी, सवाल में दिया हुआ है। ये जो मेरी वैल्यू है, मैंने कहा कि अगर ये वैल्यू 4 होगी तो आप कह रहे हो इस वैल्यू का 21 होना जरूरी है, 21 होना जरूरी है। बट मैं कह रहा हूं 21 बनाने के लिए मुझे इसको फ्रैक्शनल मल्टीप्लायर से गुणा करना पड़ेगा। तो आप ये कहोगे, एक काम करते हैं, इस वैल्यू को मैं 21 से गुणा कर लेता हूं, एक मिनट सॉरी 25 से गुणा कर लेता हूं, क्योंकि आपको पता है 21 बढ़ा के ये वैल्यू 25 बननी चाहिए। तो आप करो एक बार कि ये 4 होनी चाहिए, एक बार करो 25 होनी चाहिए। तो हम कहते हैं इसको 100 बना लेते हैं। मैं इस वैल्यू को 25 से गुणा कर लेता हूं, ठीक कर लू, 25 इंटू 4 हो गया। अब इन दोनों का रेशियो मुझे क्या रखना है, इन दोनों का रेशियो मुझे 25:4 रखना है। तो मैं यहां 4 से गुणा कर लेता हूं और यहां मैं 25 से गुणा कर लेता हूं। एटलीस्ट इतनी बात समझ में आई आपको कि ये 100 हो गया। अब मैं इधर लिख देता हूं, ए बी में ए 100 बनेगा, ये वैल्यू हमारी 16 होगी, ये वैल्यू हमारी 25 सत्ते 175 के बराबर हो चुकी है। ये हमारी इनकम, ये हमारी सेविंग, ये हमारा एक्सपेंडिचर। आगे कह रहा है कि बी की जो सेविंग है वो ए की सेविंग से, बी की सेविंग एंड सॉरी ए की सेविंग जो है वो बी के एक्सपेंडिचर से 1/16 ज्यादा है, ठीक है। सो अभी आपने एक्सपेंडिचर लिखा नहीं, ठीक है। एक्सपेंडिचर यहां से निकलेगा, बी का एक्सपेंडिचर मुझे चाहिए, यहां पर बी का एक्सपेंडिचर इसको घटाने से निकलेगा, जो कि आएगा 159। मुझे इस वैल्यू का 1/6 निकालना है और यहां लिखना है, 1/6 निकाल के मुझे यहां लिखना है। क्लियर है कि नहीं? यस। तो मैं यहां पर 1/6 निकाल के यहां रखता हूं। ऑल राइट, ए सेविंग इज 1/6 ऑफ बी सेविंग। तो इसका 1/6 निकाल के रखूंगा तो ये 159/6 आ जाएगा। यानी क्या डेटा क्वेश्चन में दिया है, उनकी सेविंग का अंतर ही दिया हुआ है मुझे डेटा, तो उनकी सेविंग का अंतर तो यहीं से निकल जाएगा। तो 159/6 माइनस 16 करेंगे, ये वैल्यू मुझे कितनी दी है, ये वैल्यू मुझे 315 के बराबर दी है, 315 के बराबर दी है। तो इसको आप 315 के बराबर लिख लें। जब हमने इसको 315 के बराबर लिखा तो यहां से मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा और उससे मुझे मल्टीप्लायर मिल जाएगा। तो 16 छक्के 96 हुआ है, 59 और 4 कितना हो गया, 63। तो ये वैल्यू मिलेगी 315 इंटू 6/63। ऑल राइट, क्लियर, लिख दिया मैंने। इसको लिखने के बाद क्या करूंगा मैं, 63 से 5 गुना करूंगा, 1 यूनिट मेरा 30 के बराबर आ गया। जैसे ही मेरा 1 यूनिट 30 के बराबर आया, मुझे ए और बी की इनकम में अंतर चाहिए। मैं यहां आऊंगा, ए और बी की इनकम में अंतर कितना है, 75 यूनिट का है। 75 इंटू 30 मेरा आंसर है, 75 × 225 होता है। तो 2250 रुपीज इज माई आंसर। 2250 रुपीज कहां दिया है, ऑप्शन ए, ये मेरा उत्तर है, ठीक है। तो यहां से आप अपना उत्तर लगा सकते हैं बिना किसी समस्या के। क्वेश्चन नंबर 56। सवाल में कुछ नहीं, घर पे जाके एक बार ठीक से समझ लेना कि मैंने यहाँ पर क्या किया है। यहाँ पर मैंने पहले इन दोनों के रेशियो को मेंटेन किया है। समझ में नहीं आया तो घर पे इसको विवेक दोबारा देखना पड़ेगा। ऑनलाइन में वैसे भी कई बार अटेंशन कम होता है ना, अटेंशन थोड़ा स्किप हो जाता है। तो मैं जिस अटेंशन से समझा रहा हूँ, कई बार आप उतना प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो वो भी कारण हो सकता है कि समझ में ना आए। तो घर पे इसको दोबारा देखोगे सब समझ में आएगा कि इसमें कोई भी रॉकेट साइंस इस्तेमाल हुआ ही नहीं है सवाल में, ठीक है। हम आगे सवाल में बढ़े, इसको आप घर पे एक बार दोबारा देख लोगे, आपको क्लियर हो जाएगा क्या है सवाल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। 55 के बाद 56 पे आ गया। ये कह रहा है कि जो इनकम है एबीसी का वो 3:7:4 में है, उनका एक्सपेंडिचर जो है वो 4:3:5 में है। अगर ए 7.14% इनकम का बचाए तो हमें सेविंग परसेंटेज बताना है, सी का अप्रोक्सीमेटली कितना होगा। तो यहां पर इनकम क्या है, 3:7:4 में है, ये इनकम हो गई आपकी। मैं बात करूंगा एक्सपेंडिचर की, एक्सपेंडिचर 4:3:5 का हो गया। आगे सेविंग की बात की गई है कि वो 7.14% है उसकी इनकम का। 7.14% अगर आप देखो तो आपको पता है 1/14 के बराबर होता है फ्रैक्शन में, ठीक है। तो आपको कई चीजें समझनी है। पहला कि ये इनकम और ये एक्सपेंडिचर का जो अंतर है उससे मुझे जो सेविंग मिलेगी, तो यहां पर बेसिकली एक चीज जरूरी हो जाती है कि मल्टीप्लायर माने और उससे आप जल्दी रिलेट कर पाते हैं मल्टीप्लायर्स को। इसको एक्स मल्टीप्लायर, यहां वाई मल्टीप्लायर बोल दिया मैंने। अब आपको सिंपल सी एक बात लिखनी है कि 3x माइनस 4y क्या होगी, हमारी सेविंग होगी एक ही, और यही सेविंग 3x का 1/14 है, क्वेश्चन बोल रहा है। इसको ऐसे लिखना ज्यादा आसान है, देन आप नंबर को एडजस्ट मारो। फट से लिखा, अब एक्स वाई में फटाक से रिलेशनशिप आ जाएगी। 3x से 14 42, 42 माइनस 3 कितना होगा, 39। तो आपको गई सिंपली 39x/14 हो गया, इज इक्वल टू 4y। और यहां से फिर हम सारी कंप्यूटेशन करेंगे कि एक्स और वाई का अनुपात क्या है। एक्स और वाई का अनुपात अगर निकालते हैं यहां से तो ये बनेगा 56:39। इज देयर एनी कॉमन फैक्टर, क्या कुछ कट रहा है, क्या कुछ कटते हुए तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, नहीं। तो दिस इज व्हाट द रेशियो इज, 56:39। अब हमें करना क्या है कि पहली x से 56 को मल्टीप्लाई कर देना है
और y जो हमारा 39 है 39 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सवाल है पूछा, जरा उसको समझो। C का सेविंग परसेंटेज हमें बताना है कितना होगा। तो C की जो इनकम है वो 4x है, तो बेस हमारा क्या बनेगा 4 इंटू 39, ये बेस हो गया 4x, 4 इंटू 56, बेस हमारा 4 इंटू 56 यानी 4x हो गया। ये C की इनकम है। C की सेविंग कितनी होगी 4x माइनस 5y, सो 4 इंटू 56 माइनस 5 इंटू 39, ये हमारी सेविंग हो गई। इसी का परसेंटेज निकालना है। 56 का 4 गुना बताओगे क्या होता है 224 होता है। 39 का 5 गुना बताएंगे कितना होता है 195 होता है। 4 इंटू 56 को आप चाहो तो लिख सकते हो 224, नहीं मन है तो मत लिखो। 224 में इसको घटाएंगे हम तो 24 और 5 29 आएगा। 29 बटे ये जो वैल्यू है ना 56 इंटू 4 आप कर लो 224। ये मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करना है। ऑप्शन अगर आप देखोगे तो उत्तर तो मुझे दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं 13% उत्तर है। क्यों? क्योंकि इसका जो 10% है बेस का वो 22.4 है। उसके बाद मुझे कितना जाना है 6.6। अब ये जो 6.6 है ये अगर 22 है तो मुझे दिख रहा है 3% और लगेगा लगभग। 1% 2.24 होगा 6.6 के लिए 3% लगभग और लग जाएगा। तो मेरा आंसर सी है। अरे देखो बाकी दोनों ऑप्शन एक क्या है 10 से कम है होना नहीं है, 27 होना नहीं है, इन दोनों में से 11 से ज्यादा सी ही होगा ना। ठीक है, दैट इज द वैल्यू दैट आई विल गेट। ठीक है, एक इतना जल्दी मल्टीप्लाई कैसे कर लेते हैं, प्रैक्टिस करोगे आप भी करोगे। ठीक है, दिमाग को जितना ट्रेन करोगे ना, जैसे एक छोटा सा बच्चा है अगर उसके पास आपके जितना इंटेलेक्ट हो जाए पूछने का तो वो भी यही पूछेगा, ऐसे पूछेगा ना पापा पापा आप इतनी जल्दी जोड़ कैसे लेते हो, भले ही पापा यही कर रहा हूँ 2+2 = 4। छोटा बच्चा तो 2+2 में भी टाइम लगाता है। हाँ जी, उसके लिए ये बहुत बड़ी चीज है। आप 15 12 27 करके दिखाओ लौट जाएगा, वो कहेगा अरे ये क्या कर रहे हैं। बट बच्चा एक ऐसा प्राणी है कि वो इतना रिएक्ट नहीं करता है। उस समय उसके पास इतना दिमाग, उतना ही भगवान ने दिमाग दिया कि तू देख के सब चीजों को बस मेस्मराइज होता है, वो कंपेयर नहीं करता है, वो इतना दुखी नहीं होता है। ठीक है, मस्त रहता है अपने में। ठीक है, तो आप भी प्रैक्टिस करोगे, कोई ऐसी इनह्यूमन स्किल्स नहीं है। आपने अपने दिमाग को जैसी ट्रेनिंग दी है वैसा ही तुम्हारा दिमाग है। बस ये मत मान लो कि यही मेरे दिमाग का पीक है, नहीं है। जैसा सीखोगे वैसा हो जाएगा। कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कुछ कमाल किया नहीं मैं। 4 को 56 से गुणा करना है तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, 56 को 4 गुना करना है, 56 दूना 112 दूना 224। ये काम मेंटली तेज करेंगे तो बीच के स्टेप स्किप कर देंगे। आपको बोलेंगे 56 चौके 224। 39 को 5 से गुणा करना है 195। ठीक है, तो वो बीच के स्टेप स्किप हो रहे हैं। एक्चुअली में 5 से गुणा करना क्या होता है, 5 से गुणा करना होता है सिंपली कि आप 10/2 कर लो तो 390/2 195 होता है। ठीक है, अब दिमाग में कितना चल रहा है वो तो सबको दिखाओ मत, स्किप कर लोगे तो आपको लगेगा अरे तो बहुत कमाल कर रहे हैं। ओके, हाँ जी, कब चेन दिखावा चालू, इतना क्यों नोटिस करते हो चीजों पे। अब मैं कब नहीं लाया हूं ना, किसी ने चाय दी है अभी मुझे, तो जो कप होगी उनको जो समझ में आया वो दिया। टूटे कप में लोग मुझे चाय नहीं देते हैं। ठीक है, इतना सन की मैं ही हूं घर में। हर कोई वो कप फेंकना चाहता है घर में, मैंने उसको रोक रखा है कि नहीं मुझे चाहिए। तो मुझे जब चाय लेनी होती है खुद तो मैं उस कप में लेता हूँ, बाकी कोई और देगा तो अपना कप चूज करके देगा ना मुझे। बट ये दिख रहा है कि तुम कितना ज्यादा फोकस्ड हो, बहुत फोकस्ड हो आप लोग, सुपर फोकस्ड हो अपनी तैयारी में। हम्म, अर्जुन भी बिल्कुल आपकी जैसा ही रहा होगा ना, तभी वो इतना बड़ा धुरंधर धनुषवीर बना है ना। सच में बेइज्जती मत करवा देना तुम लोग मेरी, नाम तुम्हें अर्जुना दे दिया मैंने, हरकतें नहीं सुधरी अभी तुम्हारी। तो जब मुझे लोग मैसेज करते हैं लिखते हैं सर आई एम योर अर्जुना, सोच समझ के लिखना। ठीक है, कि तुम अभी हो भी कि नहीं। कंजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन, तो कंजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन क्या है इसको ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कि मैंने आपको एबी पेयर पढ़ाया। एबी पेयर के जो एप्लीकेशंस हैं वो कहां कहां काम आएंगे, उनमें से एक केस बनता है कि जब भी आपका ए इंटू बी कांस्टेंट बनेगा, यानी दो चीजों का आप प्रोडक्ट लो और उसको आप चेंज नहीं करना चाहते हैं, बदलना नहीं चाहते हैं, तो उसमें होता क्या है बेसिकली कि आप एक वैल्यू को मान लिया 10 से 11 कर रहे हो तो दूसरी वैल्यू को आप 11 से 10 करना चाहते हो। इसको अगर आप रिप्रेजेंट करो तो ये बनता है +1/10 और ये बन जाती है वैल्यू आपकी -1/11। तो ये सिंपली शो कर रहा है कि ये दोनों क्या है, ये दोनों ए बी पेयर है। दिस इज नथिंग बट ए बी पेयर। क्लियर, सो दिस इज व्हाट ए बी पेयर इज गोइंग टू बी। अच्छा, चैट करते समय एक बात का ध्यान रखना बेटा कि आपके मास्टर के पास एक ब्लॉक करने की बटन भी है, तो जब तक मर्यादा में रह के आप मजाक करेंगे तब तक ठीक है, और जहां मर्यादा से बाहर निकले कोई भी तो मुझे ब्लॉक करने का अधिकार है।
तो ये ध्यान रखना आप कि मर्यादा भंग ना करें क्लास की। मर्यादा मतलब एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह व्यवहार करें, हंसी मजाक चलता है करें और कोई दिक्कत नहीं है, बट जहां आपने मर्यादा भंग करी, समझ गए ना, जहां आपने किसी चीज को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करने की कोशिश करी वहां चीजें गड़बड़ हो सकती हैं आपके लिए, इसलिए थोड़ा सतर्क रहिएगा, ठीक है। कमेंट में पढ़ता सारे हूं, रिएक्ट कम पे करता हूं क्योंकि मुझे पढ़ाना होता है, ओके। तो डू नॉट बुली एनीवन, कोई गलत सलत बातें मत करना इधर उधर की, ठीक है, कि जो मुझे मजबूर कर दे कि भाई आप क्लास का डिकोरम खराब कर रहे हो। तो ये ध्यान से देखिएगा, 1/10 माइनस 1/11, हाँ जी। सो ए बी रूल हो गया। तो अब देखना, जब भी कभी ए और बी का गुणनफल या प्रोडक्ट कांस्टेंट रखना है हमें, तो हम ये ध्यान रखें कि प्रोडक्ट में जो वैल्यूज हैं वो ए बी पेयर की तरह अगर चलें तो ये बात बनती रहेगी। तो इसी लॉजिक पे कंजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे हमारा लेटर से प्राइस है और कंजम्पशन है, इसको हमने बोला कि ये दाम है, ये प्राइस है, ये मूल्य है, और ये कंजम्पशन है। कंजम्पशन का मतलब खपत है। प्राइस इनटू कंजम्पशन क्या होता है? एक्सपेंडिचर के इक्वल होता है, बराबर होता है एक्सपेंडिचर के। तो प्राइस इंटू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। तो अगर मैं प्राइस को 1/10 से बढ़ा रहा हूं और मैं बोलूं कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहना है, ये नहीं बदलना है, जितना था उतना ही रहेगा, तो आप कहोगे कंजम्पशन को 1/11 से गिरा दो, ए बी पेयर। मैं आपसे बोलूं कि मैं प्राइस को 1/9 से कम कर रहा हूं, तो मैं कंजम्पशन को 1/8 से बढ़ा दूं। मैं प्राइस को 1/11 से बढ़ा रहा हूं, तो मैं कंजम्पशन को 1/12 से गिरा दूं। मैं प्राइस को मान लिया 1/8 1/7 से बढ़ा रहा हूं, तो मैं कंजम्पशन को 1/8 से गिरा दूं। तो ये प्रोडक्ट बदलता नहीं है। इसका सिंपल सा कारण क्या है? 1/10 बढ़ाने का मतलब तुमने 10 से 11 किया, इसको 11 से 10 किया, प्रोडक्ट सेम रहेगा। आप करके घर पे देख लेना मजे से। ये 10 से 11 हो गया, ये 11 से 10 हो गया, प्रोडक्ट क्या है? सेम है। माइनस 1/9 क्या हुआ? 9 से 8 हो गया, और 1/8 का मतलब 8 से 9 हो गया। आप प्रोडक्ट निकाल के देख लो, सेम है। इसलिए एबी पेयर लगातार फॉलो होता है। तो इसके बेसिस पे आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे कंजम्पशन बेस। अगर कंजम्पशन में चेंज नहीं है तो, और अगर कंजम्पशन में चेंज है, प्राइस में चेंज है, कंजम्पशन में चेंज है, एक्सपेंडिचर तीनों में बदलाव है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो हम सक्सेसिव लगा के निकाल लेंगे ना, राइट। यहां क्या है? एक्सपेंडिचर का चेंज सक्सेसिव में आएगा। आप करो एक्सपेंडिचर नहीं बदलेगा, एक्सपेंडिचर 0% से बदलेगा। बट हमें पता है कि एक्सपेंडिचर अगर दो चीजों का प्रोडक्ट है तो उन दोनों के परसेंटेज चेंजेस सक्सेसिव में आते हैं। इसलिए एबी रूल फॉलो होता है, क्योंकि हमें नेट चेंज क्या रखना है? 0 रखना है। लेकिन अगर नेट चेंज 0 नहीं रखना है तो नॉर्मल सक्सेसिव जो है वो चलेगा, क्या दिक्कत है? वहां एबी पेयर होगा ही नहीं, क्योंकि वहां तो एक्सपेंडिचर भी बदलेगा। एक्सपेंडिचर बदलेगा तो हमें पता ही है कैसे निकालते हैं सब कुछ, है ना। करें, आगे बढ़ते हैं। 57वां सवाल, एक कमोडिटी का प्राइस अगर 55% बढ़े तो कितना प्रतिशत से कंजम्पशन को हम इंक्रीज करें कि हमारे एक्सपेंडिचर में कोई बदलाव ना हो? तो हम लिखेंगे प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। आप करो, प्राइस में 55% की गिरावट है। 55% की गिरावट को हम लिख सकते हैं माइनस कितने बटे 20? 11/20, माइनस 11/20 है। तो ये वैल्यू क्या होगी? प्लस 11 का 11 ही रखना है, 20 माइनस 11 9। कितने परसेंट का इंक्रीमेंट कंजम्पशन में होगा? अब 11/9 का इंक्रीमेंट किसके बराबर होगा? इसको मैं लिख सकता हूं 1 + 2/9 परसेंटेज का इंक्रीमेंट हो गया। 1% अपने आप में 100 होता है, और 2/9 क्या होता है? 22.22 या 22 2/9। तो ये वैल्यू हो गई 122 2/9%। 122 2/9% आपका ऑप्शन क्या है? बी। ठीक है, क्लियर? उत्तर समझ आ रहा है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 58वां सवाल। ओके, कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो शुगर का प्राइस है वो 16.3% से कम हो गया, और कंजम्पशन जो है वो 20% से डिक्रीज हुआ। तो मुझे प्राइस का चेंज, कंजम्पशन का चेंज दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का चेंज पूछा जा रहा है। तो ये नॉर्मल सक्सेसिव है, ठीक है, नॉर्मल सक्सेसिव है। तो कैसे करेंगे हम? आपको पता है P इंटू सी इज इक्वल टू ई। मुझे इसका चेंज चाहिए, दोनों को सक्सेसिव में रखते हैं। आपने कहा ये कितने से बढ़ा है? प्लस 1/6। ये कितने से डिक्रीज हुआ है? माइनस 1/5। क्या ये ए बी पेयर है? नहीं। प्लस 1/6 का पेयर माइनस 1/7 होता है, तो ये ए बी पेयर नहीं है। और ए बी पेयर होते तो आंसर 0 होता, 0 है नहीं तो पेयर मत खोजो यहाँ पर, ठीक है। डोंट सर्च पेयर। क्लियर है कि नहीं? यस, यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड इट। इसका नेट मुझे निकालना है, तो नेट आप इससे निकाल सकते हो कि आप कहोगे 6 हमारा 7 हो गया, और 5 हमारा 4 हो गया, 30 हमारा 28 हो गया। इसका परसेंटेज चेंज निकालना, तो ये आएगा 2/30, और कमी है, डिक्रीज है नेट। 2/30 इंटू 100 is equal to effectively is minus 20/3%, which is minus 62/3%. Answer ready. All right, 62/3%. 59वां सवाल देखिए, प्राइस ऑफ शुगर को अगर हम 9% से रिड्यूस करते हैं, लेकिन इस डिक्रीज की वजह से मिस्टर गुप्ता जो है एंड्स अप इंक्रीजिंग
हिज एक्सपेंडिचर ऑन शुगर बाई 17%। एक सवाल अच्छा पूछ रही है देविका जी कि क्या 6 को 4 से कट कर सकते हैं? बिल्कुल कट कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप इसको गुणा करते हो और इसको गुणा करते हो, बाद में काट सकते हो, बट हमेशा काटने का फायदा नहीं होता है। यहाँ 30 को काट के आप 15 बनाओगे, आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। 30 is like a single digit number 3. Okay, as far as division is concerned. 15 is a 2-digit number. So even if 30 is more than 15, it's good to have 30. हमेशा काटना नहीं है, दिमाग लगा के रखना है हमेशा। 6 पंचे 30 ठीक है, हाँ जी, नहीं लिखना 14। लेकिन एक फायदा था अगर आप लिखते तो, जिनको फ्रैक्शंस पता है उनके लिए फायदा है, क्योंकि वहां पर वैल्यू आपकी बनेगी 15 से 14। तो जिनको फ्रैक्शन मालूम है उनके लिए फिर ये 1/15 है और ये जानी पहचानी चीज है, 62/3%। तो जो फ्रैक्शन जानते हैं उनके लिए काटना सही है, आप काट के 15 लिख लो। जिन्हें फ्रैक्शंस में भी थोड़ी तकलीफ है उनके लिए ये ठीक है कि हमने लिख के कर लिया। ओके, बट इफ यू नो द फ्रैक्शन बेस 15, इट्स गुड कि काट लो आपको, क्योंकि आपको डिवाइड नहीं करना है। लेकिन अगर डिवाइड करना है तो 15 अच्छा ऑप्शन नहीं है, 30 अच्छा ऑप्शन है। ठीक, तो PCE प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। प्राइस को हमने 9% से कम किया, बट इस रिडक्शन की वजह से अभी भी मिस्टर गुप्ता का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 17% ज्यादा हुआ, क्योंकि इन्होंने कंजम्पशन को AB पेयर के हिसाब से कम नहीं किया होगा, ताकि 0% चेंज आए। हमें यही निकालना है कि कंजम्पशन का परसेंटेज चेंज कितना है। सक्सेसिव का खेल है, आपको पता है। ये वाला मुझे पता है कि ये 9% है, ये वाला मुझे नहीं पता है कंजम्पशन वाला। ओवरऑल मुझे पता है कि भाई 17% का चेंज है। यहाँ 100 मान लो, ये 117 हो गया, यहाँ 9% कम हुआ, ये वैल्यू कितनी हुई? 91 हुई। अब 91 से 117 जाना है तो 17 और 9 कितना होता है? 26। आपको जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है 26/91 का परसेंटेज। आपको 13 दूना 26, 13 7 91 दिख रहा है मुझे। 2/7 परसेंटेज इक्विवेलेंट होता है 28, 4/7%, which is 28.56%, ऑप्शन सी। हाँ जी, कैसे करने का कोई और तरीका है? दूसरा तरीका रेशियो तरीका है कि आप बोलो कि भाई जो मेरा प्राइस है वो मेरा 100 से लेके कितना हो गया? 91, 9% डिक्रीज मतलब 100 से 91। आप बोलो कि मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर क्या हो गया? 17% बढ़ा, तो आपको ये वैल्यू हमारी एक तरह से 100 से 117 हो गई। अब इसको मुझे समझना है कि इसके साथ क्या होगा। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, मतलब बेसिकली क्या हो गया कि आपकी एक वैल्यू 91/100 टाइम्स हो गई, एक वैल्यू k टाइम्स हुई जिसका पता नहीं है कंजम्पशन वाला। ओवरऑल 117/100 गुना हो गई, ऐसा लिख सकते हो आप। ये कट जाएगा, यहां से k की वैल्यू आएगी 117/91, 13 7 91, 13 9 117, 9/7। मतलब आप ये करो कि कंजम्पशन जो है वो 9/7 गुना हो गया, यानी पहले अगर 7 था तो अभी 9 हो गया। या आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर आप समझते हो तो आपको पता है कि कोई चीज अगर 9/7 गुना हो जाती है तो क्या हो जाती है? प्लस 2/7 से बढ़ गई, और प्लस 2/7 क्या होता है? वही 28, 4/7, 28, 4/7% का इंक्रीज है इसका फ्रैक्शन का परसेंटेज इक्विवेलेंट। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हम सबके मल्टीप्लायर फ्रैक्शन में लिखें। इकरा इनकम और एक्सपेंस दोनों 100 कैसे? नितिन, पूरी बात नहीं सुन रहे हो तुम। इट्स ए रेशियो, इट्स नॉट वैल्यू। आई हैव रिटन द रेशियो। 100 से 91 हो गया, ये रेशियो है। 100 से 117 हो गया, रेशियो है। इसलिए मैंने क्या लिखा है? 91/100 into k is equal to 117/100. It's a ratio. Okay, it's a multiplier representing the percentage change. ओके, और रही बात मानने का, इसको 100 आप मान सकते हो। कैसे? आप यहाँ का कंजम्पशन 1 मान लो, यहाँ का कंजम्पशन अगर तुमने 1 माना है तो उसी के हिसाब से यहाँ का कंजम्पशन आएगा। जैसे शुरू में तुमने 1 माना, बाद में तुम्हारा कंजम्पशन 9/7 आ गया। ठीक है, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। अल्टीमेटली रेशियो में चीज है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर 60। प्राइस ऑफ व्हीट इंक्रीज फ्रॉम 35 to 40। अगर एक आदमी को अपना एक्सपेंडिचर सिर्फ 4% से बढ़ाना हो तो बताओ कितना परसेंट से कंजम्पशन को रिड्यूस करे। आप सभी लोगों को इसको सॉल्व करना है, बताइए। तो प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर है। प्राइस को हमने क्या किया? 35 से 40 बढ़ाया। 35 से 40 बढ़ाने को हम बोल सकते हैं कि भाई 5 की बढ़ोतरी है 37 के ऊपर 35 के ऊपर, तो 1/7 बढ़ा। ओके, तो एक वैल्यू मेरी 1/7 से बढ़ गई, आप ऐसा बोल सकते हैं। बट यहां पर चूंकि AB पेयर वाला केस नहीं है तो इस तरह से सोचने का कोई फायदा नहीं है। AB पेयर बनना नहीं यहाँ पर, क्योंकि एक्सपेंडिचर 4% से बढ़ रहा है तो आपके यहाँ पर कुछ चेंज आ रहा है ना कंजम्पशन में, तो दिस इज नॉट AB वाला केस। ओके, तो कैसे करेंगे इस सवाल को? हाउ वी विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? देखिए, समझिए इस सवाल को। ये जो बदलाव है, रेशियो दिया हुआ है तो मैं इस बदलाव को रेशियो के टर्म में भी लिख सकता हूं। तो हम कहेंगे कि 40/35 गुना हो गया ये, जिसको हम बोलेंगे काट के, आप ऐसे लिख लो कोई दिक्कत नहीं, ये 40/35 गुना हो गया। कंजम्पशन में क्या हुआ इसको लिख देते हैं कि कंजम्पशन k गुना हो गया। ठीक है,
एक्सपेंडिचर का 4% बढ़ा तो ये 26/25 गुना हुआ, ये लिख दिया हमने। तो अगर ये प्रोडक्ट इसके बराबर है तो इन दोनों के मल्टीप्लायर्स का प्रोडक्ट भी इसके मल्टीप्लायर के बराबर आएगा। अब काट लो, 8 पंचे 4 सॉरी 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35 लिख दिया हमने। क्या कुछ और कैंसिलेशन संभव है? आप हो गए यस, 2 से 2 चौके 8, 2 × 13 26। की वैल्यू यहां से क्या आ रही है? 25 चौके नीचे मत 100 बन जाएगा, 7 13 7 91 बन जाएगा। अब कोई चीज अगर 91/100 गुना हो गई, यानी 100 से 91 हो गई, 100 से 91 का चेंज 9% का डिक्रीज है, तो आप कह सकते हो कि ये वैल्यू हमारी 9% डिक्रीज हो गई। दैट्स माय आंसर, तरीका नंबर 1। क्या कोई और तरीका भी है? यस। एक तरीका फिर ऐसे है कि हम सक्सेसिव बनाएं, हम लिखें कि ये भाई +1/7 हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है पता नहीं, ओवरऑल जो चेंज है वो दिया ही है क्वेश्चन में कि भाई 4% है, तो यहाँ आप 4% लिखो। अब आप यहाँ बस 7 से शुरू कर लो, ताकि अब 7 से भी शुरू करने के बजाय मैं कहूंगा कि फिर एक ऐसी वैल्यू लो जिसमें 4% का भी जुगाड़ हो जाए, जो कि क्या होता है 4% आपका 1/25 होता है। तो आप कहोगे अगर वैल्यू यहाँ माननी है तो या तो 7 और 25 सबका जुगाड़ कर लो, तो या तो आप वैल्यू को 175 ले लो, या फिर आप वैल्यू को सीधे 700 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें पता है कि 700 लगाने से ये 25 से भी डिवाइड हो जाएगा। बेसिकली 700 रखने पे उसका 4% तो 28 तुरंत ही निकल जाएगा, तो ऐसे ले लो, 728 ले लेते हैं, और 1/7 बढ़ाएंगे तो 100 बढ़ के ये वैल्यू 800 हो जाएगी, यहाँ भी कोई तकलीफ नहीं। 800 से 728 में 82 की कमी आई, 80 की कमी आई, 800 से 728 में 78 की कमी आई। कितने की कमी आई बोलो? 700 को 1/7 से बढ़ाया हमने, 700 बढ़ के 800 हो गया। ये कमी कितने की है? ये 72 की कमी है एक्चुअली। अब 72 800 का कितना परसेंट है? 1% 8, 8 9 72, सीधा दिख रहा है कि 9% है। तो इस तरह से भी आप इस प्रश्न को कर सकते हो। इट्स मोर बेटर, इंटीजर्स लिख रहे हैं यहाँ पर काट पीट ज्यादा करना पड़ रहा है, यहाँ कुछ ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा। 4% भी 700 का निकालना बहुत आसान है, 1% 7, 4% 28। इस तरह से भी हम इस प्रश्न को सोच सकते हैं। और यहाँ 175 मानने के पीछे मत पड़ो, 4% हमें दिख रहा है, कोई भी नंबर जिसके अंत में 2 जीरो आएगा तुरंत निकल जाएगा। 7 का ध्यान रखो, बस 700 मान लो, कर लो, ठीक है। 61वां सवाल देखिए, ए मैन परचेजेस 2 kg मोर सॉल्ट, 26/25 कैसे? तन्मय परसेंटेज पूरी करिए आपने ठीक से, तभी से आपको मल्टीप्लायर पढ़ाया मैंने। मल्टीप्लायर में क्या बोला था? रिचुअल्स बोले थे, कर रहे हो, झूठ मत बोलना, नहीं कर रहे हो। रिचुअल्स थे ही कि परसेंटेज लिखो और मल्टीप्लायर लिखो। 4% का अगर इंक्रीज है तो वो 1/25 के बराबर होता है, इसका मतलब 25 मेरा 26 होता है, इसका मतलब 26/25 गुना हो जाती है वैल्यू मेरी हर बार। ये करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसको लिखने में अगर आप स्लो हो गए तो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्लो हो गया। तो प्लीज, जब मैं रिचुअल्स दिया है मैंने, अगर आपको कुछ मैंने मल्टीप्लायर के लिए बोला 1 महीने दो, आप नहीं दे रहे हो तो आपकी गलती है, ध्यान रखिएगा इस बात का। यू हैव टू डू इट प्लीज। देखो 15 रुपए है हमारे पास, 2 रुपए रेट, 2 किलो ज्यादा आ जाएगा अगर 2 रुपए कम कर दूं तो, 2 रुपए कम करूं 2 किलो ज्यादा आ जाएगा, 2 रुपए कम करूं 2 किलो ज्यादा आ जाएगा। लो, ये हो गया प्राइस, ये हो गया क्वांटिटी। 5 से 3 प्राइस कर दिया, 3 से 5 क्वांटिटी हो गई, और वैल्यू क्या है 15 के बराबर ही, खत्म हो गया सवाल। ओरिजिनल प्राइस पूछ रहा है 5। इन सवालों में कोई और फर्जी दिमाग नहीं लगाने का, क्योंकि जो दूसरा तरीका है वो ये है कि पहले मान लेते हैं कि ऐसा 15 रुपए रेट है, 2 किलो ज्यादा आ जाएगा अगर रेट 2 कम हो जाए, तो रेट मान लेते हैं x-2 हो गया, पहले x था, तो टोटल पैसा बटे प्राइस क्वांटिटी यहां से आएगी, टोटल पैसा बटे प्राइस क्वांटिटी यहां से आएगी, और ये वैल्यू 2 किलो के बराबर है। तो या तो आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे, ओके, इधर यू विल सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक, या फिर आप चुपचाप फैक्टर्स में ब्रेक करके खुद ही देख लोगे, क्योंकि सवाल जो एग्जामिनर ने बनाया है वो ऐसे ही बनाया है, वो बैठ के क्वाड्रेटिक लिख के थोड़ा ना सॉल्व करके बनाया उसने यही बनाया। ऐसे एक नंबर लिया 15 और 5 × 3 लिखा, 3 × 5 लिखा, और ये इतना आलसी पेपर सेटर है, इसने नंबर भी ऐसा नहीं लिया कि कोई बड़ा लिया, सिर्फ खुद ही लिखा होगा कि 5 × 3, 3 × 5 कर देते, मतलब ये भी कुछ दिमाग में, छोटा सा नंबर है कि इसमें और कोई फैक्टर ही पॉसिबल नहीं है। 2 रुपए यहाँ कम किया, 2 किलो बढ़ गया, सवाल बन गया। ये देखो जरा, बन गया सवाल। तो यही इनको पकड़ लो ना जाके, क्यों एक बैठ के इनका रायता सुलझाने के लिए तुम बैठ के क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे? नहीं, या तो उसने कुछ ऐसा दिमाग लगाया हो कि कोई ऐसा नंबर उसने पकड़ा होता जिसके बहुत सारे फैक्टर्स होते, जैसे इसमें भी अच्छे सवाल बनाए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे लेट्स से मैं एक नंबर लूं, 192 ले लूं। अब 192 अगर मेरे पास है तो मैं इसको जैसे लेट्स से लिखता हूं 48 × 4, मैं इसको लिख सकता हूं 24 × 8, मैं इसको लिख सकता हूं 16 × 12, मतलब देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज कमिंग अप ना, 12 × 16, 96 × 2। अब एक तो इसमें बहुत सारी संभावनाएं बन गई, तो थोड़ा मेहनत ज्यादा होगी, एंड इसमें भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है,
कि आपको थोड़ा और परेशान किया जाए, ठीक है, बाई डूइंग सम फ्रैक्शन, के यहाँ पर कुछ ऐसा कर लें कि यार इसको अगर हम 4.5 करें तो क्या बनेगा ठीक है। तो कुछ मेहनत नहीं की गई है इस सवाल में, तो आप भी ज्यादा मेहनत ना करो, आप सीधे इसको लगा लो। पर वो कह रहे हैं कि 2 रुपए कम करना बस, तो हमने कहा ज्यादा कम किया, हमने भी तो 5 से 3 ही किया, 2 ही कम किया ना। बड़ा नंबर आए तो मुश्किल होगा, बड़ा कितना बड़ा, जब आएगा तब देखेंगे। टीएसडी में इसका एक और तरीका बताएंगे आपको, अभी यही करो। अभी तो मैंने तुमको रिचुअल दिया कि नहीं दिया है, कि कोई भी सुबह उठो, एक नंबर पकड़ो रैंडम, नहीं दिया तो रिचुअल में ऐड करो इसको, कैलकुलेशन रिचुअल है ये तुम्हारा। पिक ए नंबर लाइक 124, 144, 192, जो तुम्हारे दिमाग में आए नंबर, टिल 500, 500 तक का एक नंबर पकड़ो और उस 500 तक के नंबर को फैक्टराइज करो और देखो कि इज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स, कितने तरीके से आप कर सकते हो। रिपीट कर देता हूं फिर से, जिनको नहीं पता है, जो अभी लिख रहा था मैं कि 192 जैसे आपने पकड़ा, तो एक तो ये 192 इंटू 1 है, तो बच्चा बच्चा जानता है, फिर ये 96 इंटू 2 है, फिर ये 48 इंटू 4 है, फिर ये 24 इंटू 8 है, फिर ये हमारा हो गया 12 इंटू 16 एंड सो ऑन, जितनी संभावनाएं बने इसकी आपके सामने सब लिखो। बिकॉज इससे आप एनीवे ये समझ पा रहे हो कि 24 इंटू 8 192 होता है। तो जब आप कैलकुलेशन करोगे तो लोगों को ये गफलत हो जाती है कि आपको तो 24 का पहाड़ आता है, नहीं आता है, ठीक है। अब 48 इंटू 4 अगर आपने उठा के 192 लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, तो आपको 48 का पहाड़ा आता है? नहीं, 48 इंटू 7 नहीं बता पाऊंगा शायद मैं इमीडिएट, बट व्हाट आर वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड प्रोडक्ट्स, वो मुझे आते हैं, काम की चीजें आती हैं मुझे, और वो इस रिवर्स ऑपरेशन से आपकी होंगी। रोज ये काम करिए, एटलीस्ट 2-3 नंबर पकड़ो और उन 2-3 नंबर्स को पकड़ के जस्ट ट्राई टू फैक्टराइज इट। इससे आपकी मल्टीप्लिकेशन बहुत स्ट्रांग होगी, देखना आप। Price of pulses falls by 4.16%. How much extra quantity can be bought with same money that was sufficient to buy इतना किलोग्राम पल्स earlier? तो यहां इनका क्या कहना है कि पैसा सेम रखना है, जितना किलो हम पहले खरीद रहे थे अब उससे कितना ज्यादा खरीद सकते हैं। तो आपको इनिशियल कंजम्पशन दिया है, प्राइस इनटू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है, और ये हमारा कांस्टेंट है। ये कंजम्पशन में शुरू में 195.5 दिया हुआ है। 4/1/6% किसके बराबर होता है? ये 1/24 के बराबर होता है फ्रैक्शन में। डिक्रीज है तो -1/24 बोलेंगे, तो आपको प्राइस अगर मेरा -1/24 हो गया तो कंजम्पशन हमारा +1/23 हो गया। +1/23 का मतलब जो शुरू में कंजम्पशन था अब हम उससे 1/23 और कंज्यूम कर ले तो भी हमारे ओवरऑल प्रोडक्ट पे यानी एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1/23 इंटू 195.5 आपको निकालना है। हम इसको डिवाइड करेंगे, आएगा 23। 23 को कितनी बार लेके जाएं? 8 बार ले जाएं, 7 बार ले जाएं, ठीक है, 8 बार जाएगा, ठीक है, 184 होता है। 23 इंटू 8 आपका 184 होता है, 184। ऑलराइट, अब जैसे कभी आप 184 का फैक्टराइजेशन करके देखोगे ना तो ये प्रोडक्ट आपके दिमाग में रहेगा, ठीक है। बार बार अगर ये प्रैक्टिस आप साल भर करते रहो, रहेगा ये सब प्रोडक्ट आपके दिमाग में। 23 इंटू 8 184, आपका डिवीजन आसान हो जाएगा। 184 के बाद 11.5 बिना 23 का आधा 11.5 होता है, तो 0.5 टाइम्स और चलेगा, 8.5 वैल्यू आ गई, ठीक है। 11.5 इज हाफ। अब 23 का पहाड़ा नहीं पढ़ेंगे, 23 पंचे 115 नहीं, आधा दिख रहा है तो ठीक है, आधा हो गया। तो डिवीजन में वो स्टैंडर्ड अब लीनियर थिंकिंग छोड़ दो कि एक बार मल्टीपल निकाले थे फिर मैं सीधे दिख गया कि भाई 11.5 23 का आधा है तो हमने लिख दिया ना 8 के आगे आधा। वी नीड टू अंडरस्टैंड डिवीजन इज ए प्रोसेस, कि हमारा 8 पार्ट निकल गया, अब जो बचा वो कितना गुना है। अगर वो आधा गुना है तो आधा सीधे लिखो ना, लेकिन जो हमारा नॉर्मल डिवीजन प्रोसेस है उसमें क्या होता है, अच्छा अब 10 लगाएंगे क्योंकि अब कम बचा है, फिर अच्छा 23 पंचे पढ़ेंगे, नहीं करना है सब ड्रामा बचपन में ठीक था, अब नहीं करने का। अब तो आप समझ के साथ काम करो कि डिवीजन का मतलब क्या है, कितना गुना खोज रहे हैं। तो 8 गुना देख लिया, फिर जो बचा वो आधा गुना है तो 8.5 गुना हो गया सीधा, तो 8.5 किलो और खरीद पाओगे। तो आंसर लगा दो सी, ठीक है। इज इट क्लियर? यस। 63वां सवाल देखिए, 63। 12.5% का हमने कमी किया, रिडक्शन किया। 1/23 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे बेटा? ये जो 1/23 लिखा था ना मैंने, ये क्या है कि जो भी ओरिजिनल कंजम्पशन था अब 1/23 और भी कंज्यूम कर लो। किसका? ओरिजिनल कंजम्पशन। ये 1/23 किसी का तो होगा, किसका? ओरिजिनल कंजम्पशन का। इतना बढ़ा लो तो भी आपके ओवरऑल खर्चे पे फर्क नहीं पड़ेगा। 1/23, तो 1/23 निकाल लो, आ गया उत्तर। आया कि नहीं आया? समझे कि नहीं? यस। 12.5% का रिडक्शन करेंगे। प्राइस ऑफ व्हीट इनेबल से पर्सन टू बाई 2.5 किलो ज्यादा 280 रुपए में। तो बताना हमें कि
कितना गेहूं खरीदा उसने, वाज एबल टू बाय। सेम सवाल है, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर का, बस यहाँ एक्सपेंडिचर बोल दिया कि भाई 280 रुपए है, लेकिन ये भी फिक्स्ड है। आप कह रहा है कि अगर आप दाम कर दोगे तो वो 2.5 किलो ज्यादा खरीद पाएगा, ठीक है, ये कह रहा है। ठीक है, हम कह रहे हैं तुमने दाम -1/8 कम किया, क्या आप में से किसी को शंका है कि 12.5% हमारा -1/8 के बराबर है तो बता दो। मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। यस, कि 12.5% का रिडक्शन -1/8 होता है। अब प्राइस अगर तुमने -1/8 कम किया तो कंजम्पशन नेचुरली 1/7 होगा, तभी तो, क्योंकि ये 280 रुपए तुम्हारे पास फिक्स है। तो आप कह रहे हो कि कंजम्पशन हमारा 1/7 बढ़ जाएगा, ये आप कह रहे हो। लेकिन सवाल कह रहा है कि नहीं, ये कंजम्पशन हमारा 2.5 किलो बढ़ा है। कौन सही है? दोनों सही है। अब ए बी पेयर गलत थोड़ा ना हो सकता है। ये तुमने क्या किया, बेसिकली वैल्यू के टर्म्स में बता दिया कि ये 2.5 किलो बढ़ा है। तो अगर आप इनिशियल कंजम्पशन को एक्स मान ले, जो कि मैं एक्स मानना पसंद नहीं करता हूं, बट अभी एक्स इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। 1/7 बढ़ेगा तो 1/7 एक्स का इंक्रीज आएगा कंजम्पशन में, जो आप कहोगे 2.5 किलो के बराबर है। तो एक्स यानी ओरिजिनल कंजम्पशन हमारा 17.5 किलो था। आंसर होगा सी। लेकिन जब आप थोड़ा समझदार हो जाएंगे तो आप खुद समझेंगे कि 1/7 ये किसका है, ओरिजिनल कंजम्पशन का है। ये वैल्यू 2.5 किलो के बराबर है। फिर आप सीधे बोलोगे कि ओरिजिनल यानी एक यूनिट कितना होगा, 2.5 इंटू 7, 17.5 किलो। अच्छा, जिन बंधुओं को ये देखने में थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है, लेट्स मान ये रूल्स थोड़ी तकलीफ हो रही है, उन बंधुओं के लिए भी कुछ है मेरे पास। ये सारे सवाल आप रेशियो में तुरंत कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर है, आपने देख लिया कि ये वैल्यू मेरी कांस्टेंट है, ये वैल्यू मेरी नियतांक है, चेंज नहीं हो रही है। आप देखिए ध्यान से, आपने कहा प्राइस मेरा 1/7 से बढ़ा। क्या इस बात को आप ऐसे बोल सकते हो कि शुरू में प्राइस 7 था, बाद में प्राइस हमारा 8 हो गया? यस। अगर मुझे एक्सपेंडिचर नहीं बदलना है तो कंजम्पशन हमें क्या करना पड़ेगा, 8 से 7 रखना पड़ेगा। फिर ये अगर 7:8 है तो इसको हम 8:7 ले, तभी तो प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। तो इसका उल्टा रेशियो कंजम्पशन हो जाता है। प्राइस का जो भी रेशियो है उसका उल्टा रेशियो कंजम्पशन हो। ये लिख लेना अपनी कॉपी में, अगर आपको इस तरह से करना है सवाल तो। मैं एक ही सवाल कराऊंगा और ये लिबर्टी लूंगा कि जहां ये लिखना होगा मैं ऐसे भी लिखूंगा, क्योंकि कुछ है नहीं, है एक ही चीज है। तो आप कह सकते हो कि अगर मेरा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है और प्राइस का रेशियो मेरा A/B है, तो कंजम्पशन का रेशियो क्या होगा, B/A होगा। ये अपनी भाषा में लिख लेना। ये प्राइस रेशियो बनेगा और ये हमारा कंजम्पशन रेशियो बनेगा। तो हमारा एक्सपेंडिचर क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा। और देख लो क्यों इक्वल है, A इंटू बी, B इंटू ए बराबर ही होगा ना। क्लियर है? तो अब आप यहां ये बोल सकते हो कि देखो यहां कहानी उल्टी है। ये ऐसा कहानी नहीं था यहां एक्चुअली। यहां कहानी था कि ये -1/8 हो रहा है, प्राइस -1/8 हो रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि ये -1/8 है, यानी 8 से 7 हो रहा है। तो हमारा जो कंजम्पशन होगा फिर भैया 7 से 8 होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस। अगर हमारा कंजम्पशन 7 से 8 हो जाए तो हमारी ये प्रोडक्ट क्या होंगी, कांस्टेंट रहेंगी। तो आप कहोगे यहां जो बढ़ोतरी आई वो 1 यूनिट की आई, और ये 1 यूनिट की बढ़ोतरी आप क्वेश्चन में कह रहे हो कि 2.5 किलो के बराबर है। तो 7 यूनिट ओरिजिनल कंजम्पशन है, 8 नया कंजम्पशन है, तो ये 7 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 7 इंटू 2.5 के बराबर होगी। 7 इंटू 2.5 कितना हो गया, 17.5 किलो। तो जो लोग रेशियो में ज्यादा कंफर्टेबल हैं उनको बस AB रूल को रेशियो में कन्वर्ट करने में कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ इसकी जगह -1/8 को आप लिखोगे, 8 हमारा 7 हो गया, दैट्स इट। सो यू कैन सॉल्व ए क्वेश्चन थ्रू AB रूल, यू कैन सॉल्व ए क्वेश्चन थ्रू रेशियो। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं मुझे रेशियो ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये अर्ली जजमेंट है आपका, बिकॉज यू आर नॉट कंफर्टेबल विद फ्रैक्शंस, देयरफॉर यू फील कि AB रूल और रेशियो इज बेटर। मैं बेटर और वर्स किसी को बोलता ही नहीं हूं, क्योंकि डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। वन बाइसाइकिल इज गुड एंड वन कार इज गुड एंड वन फ्लाइट इज गुड। फ्लाइट से याद आया, मुझे कहीं फ्लाइट से जाना था बट कैंसिल करना पड़ा मुझे। कहीं मेरा इनविटेशन था आज, बेचारों ने फ्लाइट वेट करा रखा था। ठीक है, मुझे जाके भाषण देना था जो मुझे बहुत पसंद है। आप रेगुलर पढ़ाइए। मैंग जी, रेगुलरिटी का क्या मतलब होता है? आप रोज क्लास आते हो? अटेंडेंस देखूं आपकी अभी खोल के? मैं सोच रहा हूं कि अब मैं मंथली रिपोर्ट देना शुरू करूं। संडे को मत आओ तो लोगों को लगता है मैं रेगुलर नहीं हूं। बताओ जरा इस वीक में कौन से दिन क्लास नहीं हुई है, प्लीज प्लीज। अभी रुको, हिसाब करना पड़ेगा यार, ऐसे कैसे? तुम लोग मतलब बहुत ही मिसलीड करते हो जनता को। कहाँ है मेरा फोन? अच्छा, अभी थोड़ा कमर में दर्द है, उठ के नहीं जाऊंगा। अच्छा बच्चों बताओ, क्लास इस हफ्ते कब नहीं हुई है? कोई दिन है ऐसा जब क्लास नहीं हुई? ओके, बताओ प्लीज। कल नहीं हुई थी? कल दिन कौन सा था? संडे। हम भी आदमी है यार, रेस्ट लेंगे कभी की नहीं। ओके, ठीक है।
तो प्लीज ऐसा मत बोलो, मैं आपको मंथली रिपोर्ट दे दिया करूंगा, ठीक है, चिंता ना करो। आगे अगस्त पूरा होने दो, अगस्त के एंड में आपको मैं एक रिपोर्ट दे दूंगा कोर्स की, कि कितनी क्लासेस शेड्यूल थी, मैंने कितनी ली, कितने घंटे पढ़ाना था, कितने घंटे पढ़ाया। और ये भी ध्यान रखिएगा, आपकी क्लास की ड्यूरेशन मैंने 15 मिनट बढ़ा दी है। तो ये सब चीजें भूल जाते हो आप, कि मास्टर अपने लेवल पे कुछ चीजें कर रहा है, ठीक है। बीमारी में भी पढ़ाता हूं मैं आपको, ऐसा नहीं है। आई जस्ट ट्राई कि अच्छा कल क्लास शेड्यूल नहीं होगी तो तुमको लग रहा है कि कल सर, बट ये प्रॉपर जो शेड्यूल है उसमें ही कल क्लास नहीं है। मतलब आई थिंक ये लास्ट वीक ही अपडेट हो गया होगा। ओके, हमारी चल रही बेटा फिजियोथेरेपी। अब फिजियोथेरेपी में क्या है कि रोज चलनी है, 15 दिन तक फिजियोथेरेपी हो रही है। सो अभी कुछ दिन तो एडजस्ट मैंने कर लिया है कि जो दिन में जाता हूं मैं। ओके, और कुछ दिन लंबे सेशंस होने हैं, हफ्ते में एक दिन काफी लंबा सेशन होना है। तो कल क्लास नहीं है, बट उसकी जगह ऑलरेडी वीकेंड में क्लास है ठीक है। तो अगर आपको कोई गैप मिले एक, तो उसमें पढ़ लो। हाँ जी, और बाकी आई थिंक अगस्त महीने में मैं बहुत आई एम टीचिंग मोर देन रिक्वायर्ड, ऐसा नहीं है। 2-2 घंटे क्लासेस चल रही हैं, तो आपका बैच जो है वो ट्रैक पे है। कुछ टॉपिक्स में ज्यादा क्लासेस हो गई, उसकी वजह से थोड़ा सा आई थिंक लैग चल रहा होगा, बट वो क्लासेस ज्यादा हुई हैं, ऐसे समझो आप, ठीक है। इट्स गुड फॉर यू। हाँ जी, आई गिव यू द रिपोर्ट कार्ड द मंथ एंड, सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। मंथ एंड में आपको रिपोर्ट कार्ड में देता हूँ बना के, कितना पढ़ा, क्या किया हमने। हाँ जी, ऑलराइट, देखिए ध्यान से। हो गया सवाल तो यहां से कर लो। 2.5 किलो 17.5 किलो आपकी वैल्यू आ गई। तो प्रैक्टिस करो, आप कोशिश करो। देखो जब टाइम आपके पास है, अभी 2024 एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो आप सवाल को एबी रूल से भी लगा लो, रेशियो से भी लगा लो। ओके, दोनों कर लो, डू बोथ। चलो 64 सवाल देखो। रिडक्शन ऑफ 15% इन द प्राइस ऑफ सॉल्ट enables a person to buy 2 kg more for rupees 272। जब परसेंटेज और 2 kg मोर है तो वही, और 272 रुपए यानी फिक्स्ड वैल्यू है। रिड्यूस प्राइस आपको सॉल्ट की बतानी है। रेशियो से आप कर लेना, मैं एबी रूल से कराऊंगा, ठीक है। तो आपको प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, आपको -3/20। प्राइस को आपने 3/20 से कम किया, -3/20। एबी रूल कहेगा यहाँ होगा +3/17, माइनस का प्लस हुआ, 3 का 3, 20 - 3 17। ये जो कंजम्पशन है, ये आप कह रहे हो कि ये 2 kg ज्यादा खरीदवा रहा है, तो यही वैल्यू 2 किलो के बराबर है। तो क्या मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकता हूं? 17 दूना 34, 34/3। बट मुझे निकालना क्या है? मुझे रिड्यूस प्राइस कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द रिड्यूस प्राइस इन द गिवन सिनेरियो? तो मुझे जो कैलकुलेशन करनी है वो काफी इंटरेस्टिंग है। एक यूनिट से कुछ खास काम चलेगा नहीं आपका, बट एक यूनिट निकालना तो पड़ेगा ही। निकाल लेते हैं एक यूनिट। एक यूनिट अगर आप यहां से कैलकुलेट करोगे तो उसकी वैल्यू मैंने कहा क्या आएगी? 34/3 किलो। आगे मेरे को एक बात बताओ, आप नया कंजम्पशन अगर मैं निकाल लूं, आपसे कह रहा है रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ सॉल्ट बता दो पर किलो कितना है, ठीक है। तो इसका ऐसे करते हैं, ये इनिशियल कंजम्पशन आ गया, एक यूनिट क्या है? ओरिजिनल कंजम्पशन है। तो क्या हम ओरिजिनल प्राइस निकाल सकते हैं? यस, कैसे? 272 रुपए की कॉस्ट है टोटल खर्चा, बटे कितने किलो खरीदे तुमने, वो है 34/3। 17 दूना 34, 17 का 17 छक्का 102, 8 तिरिक 24 रुपया। ये ओरिजिनल प्राइस है बेटा, 24 रुपया। यहाँ लिखो 24 रुपीज, ये ओरिजिनल प्राइस है। लेकिन इस प्राइस में 15% की गिरावट आई है। तो अगला काम तुम्हारा अब ये है कि इस वैल्यू को 15% से गिरा लेते हैं। 15% का मतलब होता है 20 की वैल्यू 17 हो जाती है। तो अगर मेरे पास 24 की वैल्यू है जो कि 1.2 गुना है, तो यहां भी मुझे क्या करना है? 1.2 गुना 17 × 12 20.4 होता है। आपको ध्यान हो, मैंने आर्ट ऑफ कैलकुलेशन में एक प्रोडक्ट बोला था कि इसको ध्यान रखना। आप लोग बोला था कि नहीं? 17 × 12 204, 17 × 13 221, सब बोल चुका हूं मैं। देखो इसी का रिपीटिशन है। 17 × 12 आप तुरंत उठा के लिख दोगे 20.4, आंसर आ गया ए। तो ये सब छोटी छोटी बातें ना आपको कैलकुलेशन बदल देगा। 34 कहां से आया शीतल जी? 3/17 अगर 2 किलो के बराबर है तो 1 यूनिट निकाल रहा हूं, तो 17/3 बनेगा। 34/3 होगा, 17/3 × 2 34/3 हो गया। आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप ओरिजिनल कंजम्पशन x मानिए, तो आप कहोगे 3/17 x हमारा 2 किलो के बराबर है। x की वैल्यू क्या हो गई? 34/3। ओरिजिनल कंजम्पशन 34/3 है। टोटल खर्चे को ओरिजिनल कंजम्पशन से हमने डिवाइड किया तो हमें ओरिजिनल प्राइस मिली, उसको 15% से कम किया, रिड्यूस प्राइस आ गई 20.4। क्लियर? अब यही सवाल आप घर पे किससे करेंगे? रेशियो से भी ट्राई करिए। जहां तुम सेट हो जाओ तुम्हारे लिए अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये भी रूल यूज करना है। आप रेशियो में सेट हो जाओ तो रेशियो यूज करो। दोनों चीजें एक ही एक तरह से। प्राइस है -3/17 हुआ तो आपने कहा 20 से 17 हो गया। ये वैल्यू क्या हुई? 17 से 20 हो गई। ये इंक्रीज कितने का है? 3। तुम कह रहे हो नहीं 3 का इंक्रीज नहीं है, ये 3 का इंक्रीज क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 किलो के बराबर है। तो 3 यूनिट तुम्हारी 2 किलो के बराबर हो गई। इसका मतलब ये हुआ सिंपली 3 यूनिट 2 किलो के बराबर हो गई।
अब आपको ये वाला दाम निकालना है तो ये वाला कंजम्पशन निकाल लो, 20 यूनिट निकाल लो सीधे, तो आपको 20 यूनिट हमारी 20 इंटू 2/3 के बराबर होगी, 3 2 2/3, 1 यूनिट 2/3, तो 20 यूनिट का कंजम्पशन क्या हुआ, 20 इंटू 2/3। ये कब है खपत, जब हमारा दाम कम हो चुका है। तो ये अगर खपत मुझे पता है तो हम कहेंगे टोटल खर्चा 272 है, हमारी खपत 40/3 की है किलो, इतने रुपए टोटल खर्चे हैं, इतने किलो हम खा रहे हैं, तो डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, कितना रेट है हमारा, प्राइस क्या है हमारी, न्यू प्राइस, ये निकल जाएगी। ये मत करना कि 17 में गुणा कर दिया, नहीं, ये जो मल्टीप्लायर है ये खपत का मल्टीप्लायर है, बस यहां किलो में है ये, इससे इसका तुम्हें कुछ नहीं मिला है। ये मत सोचना कि 20 पता है तो 17 ये नहीं, ये सेम नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें। तो हमें इसको डिवाइड करके मेरा आंसर मिलना है। तो अब आप डिवाइड करने जाओगे तो आप पहले 40 से डिवाइड करते हैं, यहाँ दशमलव लग जाएगा, 4 6 24, 4 8 32, 68 आ गया, 68 6.8 इंटू 3, 68 यहाँ 204 होता है, 20.4, यहां से वैल्यू निकल गई। वट एवर यू लाइक जस्ट यूज इट, रेशियो से भी ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 65, प्राइस एक आइटम की हम 20% से कम कर रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप कस्टमर को 2 किलो ज्यादा मिल रहा है, 2 किलो ज्यादा इट्स, 2 किलो मोर ऑफ इट्स, यार ग्रामर से इंग्लिश, इट्स तो कोई शब्द नहीं होता, इट लिखो तो ठीक है, इट्स क्या होता है, अब बीच में कहीं भी घुसेड़ दिया, 2 kg मोर ऐसे लिख लो, फॉर रुपीज 360, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आइटम। चलो सवाल ले लगाओ, सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे, वेट कर रहा हूं। सेम सवाल है वैसा ही जैसा आप करके आओ, इवन उससे आसान है क्योंकि परसेंटेज स्टैंडर्ड है। -1/5 प्लस 1/4 2 1 8 360/8 45, इतना जल्दी कैसे, आसान सवाल ही है, क्या करूं मैं, बस पोल खत्म, कहानी खत्म। कैसे किया मैंने कहा प्राइस इंटू कंजम्पशन आपका एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर यहाँ कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट वैल्यू कितनी है, 360 है। मैं कह रहा हूँ ये -1/5 हो रहा है, दाम 20% कम हो रहा है, -1/5 कम हो रहा है, कंजम्पशन हमारा 1/4 से बढ़ेगा। ये जब 1/4 से बढ़ा तो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 2 किलो बढ़ रहा है, किस संख्या का 1/4 2 होगा, आप कहोगे 8 किलो, यानी ओरिजिनली 8 किलो होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं वो 8 किलो होगी, तो ओरिजिनल कंजम्पशन हमारा 8 किलो होगा। ओरिजिनल कंजम्पशन पता है, ओरिजिनल प्राइस निकालनी है, तो ओरिजिनल प्राइस जो हमारी होगी वो ओरिजिनल खर्चा 360 को 8 किलो से डिवाइड करेंगे, रुपीस पर केजी वैल्यू आ जाएगी। अब 360/8 45 होता है, इसको जल्दी से कैसे देखें, ऐसा दिखाते हैं कि जिंदगी में तुम भूल ही ना पाओ। एक सर्कल में कुल कितनी डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री के अगर 4 बराबर हिस्से करो तो कितना मिलता है, 90 डिग्री। उसके 8 बराबर हिस्से कर दो तो कितना मिलता है, 45 डिग्री। बस, तो 360 को 8 बराबर हिस्सों में काटते हैं तो 45 डिग्री मिलता है। यहाँ डिग्री नहीं लगाएंगे, 45 हो गया, 360/8 45 होता है। अब ये भूल पाओगे तुम, भूल के दिखाओ, हिम्मत है तो, हिम्मत है तो तुम भूल के दिखा दो मुझे, राइट, नहीं भूल पाओगे। अब 360/8 अगर एग्जाम में निकालना है तो बैठ के उसमें भी डिवीजन कर रहे हैं हम, तो इस समय की घोर बर्बादी नहीं है तो क्या है, ये क्यों नहीं देख पा रहे हो तुम, बचपन में जो चीजें हमने देखी उसको कभी रिलेट ही नहीं किया। मतलब मैं इतना सरप्राइज हुआ जब मैंने किताबों से पढ़ना छोड़ा एंड मैंने चीजों को बैठ के ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो व्हेन आई एम लुकिंग एट द कैलकुलेशन, तो मुझे ना ऐसी ऐसी चीजें दिखने लगी। मैंने कहा यार बताते क्यों नहीं थे मास्टर हमारे, तो मुझे लगा उन्होंने कभी देखा ही नहीं होगा ऐसा। अब 360/8 45 है, इसको इसको आपको बताने का इससे अच्छा क्या तरीका हो सकता है कि आप जिंदगी में भूल ही ना पाए, भूल के दिखा दो, हिम्मत है तो। 360 डिग्री को 4 हिस्सों में काटा, 90 डिग्री बना, तो वो तो ठीक है, दिखता है, 9 से डिवाइड हो जाता है तुरंत। और उसको आधा आधा और कर दो तो 8 हिस्से हो गए, 45 डिग्री हो गया, कहानी खत्म। ठीक है, ध्यान रखोगे ना, तो आ गया 45, 45 इज द आंसर। तो दिस इज योर आर्ट ऑफ कैलकुलेशन। ओके, छठा सवाल देखिए, एक आदमी स्पेंड करता है 378 रुपए आलमंड खरीदने में, एक दिन वो 1.2 kg आलमंड खरीदता है ज्यादा, सेम प्राइस में, इज द प्राइस वाज डिक्रीज बाय 12.5%, व्हाट वाज द अर्लियर प्राइस ऑफ आलमंड पर केजी। वही सवाल है भैया, जरा लगाओ तुम लोग, कोशिश करो। 378 रुपए दिए हैं, अर्लियर प्राइस यानी ओरिजिनल प्राइस पूछ रहा है, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर का खेल है। यहाँ ये -1/8 कम हो रहा है तो ये +1/7 ज्यादा होगा। क्वेश्चन के हिसाब से ये जो +1/7 है, दिस इज 1.2 kg, तो 17 छक्के 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 7 84, तो ये ओरिजिनल कंजम्पशन 8.4 kg आ जाएगा। और अगर मुझे प्राइस निकालना हो ओरिजिनल, तो हम कहेंगे 378 रुपए हमारे पास हैं और हम 8.4 kg कंज्यूम कर पा रहे हैं, दैट इज व्हाट द कंजम्पशन इज। ठीक है, so, आपको बस ये बताना है कि अब ये जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी। किसने सॉल्व किया आंसर, डेसिमल कैलकुलेशन है। कितने लोग कह रहे हैं अभी भी हमारा 45 ही आ रहा है सर, कौन है ये, हाँ आना ही है 45, क्यों, उसका कारण बताता हूँ।
परसेंटेज से रिलेट करके दिखाऊं, बुरा तो नहीं मानोगे? ठीक है, अभी आपने क्या देखा था कि 360 बटे 8 45 है। अब मजेदार बात दिखाऊं, ये 360 378 बना, 18 का इंक्रीज है जो कि 5% के बराबर है। 8 तुम्हारा 8.4 बना, 0.4 का इंक्रीज है जो कि 5% के बराबर है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर दोनों 5-5% से बढ़ जाएंगे तो आपकी वैल्यू नहीं बदलेगी, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लायर सेम होगा। क्या होगा? 1.05 कट गया, या कह लो आप 21/20 इंटू 21/20 कटना ही है, तो द वैल्यू विल बी सेम। आई एम नॉट सेइंग कि कैलकुलेशन में आप ये इतनी आसानी से ऑब्जर्व कर पाओगे, इमीडिएटली नहीं कर पाओगे शायद, बट व्हाट आई एम ट्राइंग यू कि ये सब बहुत अच्छे तरीके हैं टू वैलिडेट व्हाट यू हैव लर्नड। भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर सेम परसेंटेज से बढ़ेंगे तो वैल्यू नहीं बदलेगी। ठीक है, ये देखने के तरीके हैं। मैं कह रहा हूं डिवाइड करो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये देख पाना कि ये 360 बटे 8 के बराबर होगा, ये समझ लेगा आपसे। ऐसा नहीं है, मुझे दिख जाता है, आपको दिखने में काफी वक्त लगेगा, तो आप इसके लिए मत घबराएं कि ये एलियन स्किल मुझे कब मिलेगी। कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू सी कि भाई ये मेरे को आता है, ये भी 45 क्यों आया। You can clearly see because both have gone up by same percentage. ठीक है, they have to be same. Anyway, अब आते हैं इसको प्रॉपर डिवाइड कर लेते हैं, वरना कई लोग बुरा मान जाएंगे कि सर क्या हो रहा है ये सब। 3780 बटे 84 डिवाइड करें, किससे काटें? पहले 4 से काटें कि 7 से काटें? 7 से काट लेते हैं। 4 से काटोगे 21 बचेगा, फिर 21 का भाड़ा पड़ोगे। 7 से काटते हैं, 12, 7 पचे 35, 7 चौके 28 हो गया। अब 12 से काटो, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, तो आगे वैल्यू क्या दिक्कत है, कोई पंगा नहीं है ना, 45 आ गया। फाइनल प्राइस कैसे निकालेंगे? दो तरीके हैं, तुमने ये निकाल दिया ना 45, अब उसको 12.5% से कम कर दो 1/8 से, तो 45 इंटू 7/8 होगा। या फिर आप ऐसे लिख लो 45 माइनस 45/8, 8 पंचे 40, 5/8 क्या होता है? 0.625 होता है, 62.5%, 0.625 घटा लो तो 39.375 रुपीस पर केजी। एक तरीका ये। दूसरा, बढ़ा हुआ कंजम्पशन निकाल लो, डिवाइड कर लो, वहां से क्या आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 पढ़ो। शुगर का जो दाम है वो 28% से अगर बढ़ाएं तो फैमिली क्या करती है? रिड्यूस कर देती है कंजम्पशन पर मंथ इस तरीके से कि एक्सपेंडिचर जो शुगर पर है वो 12% ही बढ़ेगा पहले से। और कह रहा है कि फैमिली ने 18.4 किलो शुगर अगर पहले कंज्यूम किया था तो अभी नया कंजम्पशन शुगर का क्या है? तो अब यहाँ चैलेंज क्या होता है एबी रूल में? देखना, चैलेंज ये हो जाता है एबी रूल में जब नॉन स्टैंडर्ड परसेंटेज आते हैं तो एबी रूल भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। 28% एक नॉन स्टैंडर्ड परसेंटेज है, 4 का 7 गुना कर हम लिख सकते हैं, 12% 2 का 6 गुना लिख सकते हैं, 4 का 3 गुना लिख सकते हैं, उस तरीके से लिखना पड़ेगा। देखते हैं सवाल को, है विल एक्सप्लोर ऑल द पॉसिबिलिटीज। तो प्राइस इंटू कंजम्पशन आपका एक्सपेंडिचर बना, तो कह रहा है एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, ये एबी रूल वाला खेल है भी नहीं है, तो एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो ठीक है 12% से बढ़ गया। प्राइस हमारा 28% बढ़ा, ये 12% बढ़ा, ये कितना बढ़ा पता नहीं है। यही हमें निकालना है कि भाई अगर ओरिजिनल कंजम्पशन 18.4 था तो अब नया कंजम्पशन क्या हुआ। जाहिर सी बात है थोड़ा कंजम्पशन कम किया गया है, अगर नहीं कम किया गया होता तो ये भी 28% से ही बढ़ जाता। भाई ये 0 होता मान लिया तो 28 होता, कुछ तो कम हुआ है, कितना हुआ है देख लेते हैं। अब यहां पर मुझे अगर ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वी कैन गो थ्रू अ रूट ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर वेरी सिंपली। और यहां आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि आप कह दो कि भाई 128/100 लिखेंगे इसको। 100 जब 128 हो जाता है, 128/100 गुना हो जाए तो इट्स सिंपली 28% का इंक्रीमेंट। यहाँ क्या हुआ पता नहीं, क्या लिखते हैं, ये हम लिख सकते हैं 112/100। ये 100 कटना ही है, ना लिखते तो भी ठीक था चलता। एक्सपीरियंस के साथ आप ये 100 लिखना बंद कर देंगे। फिर हम काटेंगे 16 से, 16 7 112, 16 8 128। यहाँ से आपकी के की वैल्यू निकल के क्या आई? 7/8। के अगर 7/8 आ गया तो आपको पता है दिस इज ए 1/8 का डिक्रीज। यही आपके रिएक्शन अगर बेहतर हैं, 7/8 टाइम्स अगर कोई वैल्यू हो जाती है तो 1/8 से कम हो गई। राइट, कैन यू से दिस? एंड इफ यू कैन से दिस वी विल से कि भाई 18.4 का कंजम्पशन पहले था, अब मेरा जो कंजम्पशन है वो 18.4 का 1/8 कम हो जाएगा। तो नया कंजम्पशन निकालना है तो इसको डिवाइड करिए, 8 दूनी 16, 8 3 24, 2.3 कम हो गया। 18.4 में मैंने कहा 2.3 कम करते हैं, वैल्यू आ गई। अब कंजम्पशन जो हमारा है वो 16.1 किलो का है, आंसर हो गया बी। ऑलराइट, जो लोग इस सवाल को मान लिया रेशियो से करना चाहते हैं कि हमें रेशियो से दिखाओ सर, उनके लिए यही सवाल हो गया कि भाई ये कंजम्पशन का जो रेशियो है वो 7:8 हो गया। पहले 8 था अब 7 हो गया, ऐसे पहले 8 था अब 7 हो गया, 8 से 7 हो गया, इसलिए 7:8 हो गया। तो 8 की वैल्यू दी है 18.4, आपको 7 की वैल्यू निकालनी है, सेम काम कर लो, सेम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कोई चेंज नहीं। क्वेश्चन नंबर 68,
प्राइस हमने राइस यानी चावल का 32% बढ़ाया, तो एक परिवार में जो 4 मेंबर्स हैं उन्होंने अपना कंजम्पशन पर महीने इस तरह से रिड्यूस किया कि जो उनका एक्सपेंडिचर है वो 15.5% मोर देन द अर्लियर वन है। अगर एक मेंबर ऑन एन एवरेज 6.4 किलो चावल खरीदे ज्यादा, सॉरी पहले कंज्यूम कर रहा था, तो नया कंजम्पशन राइस का पर मंथ क्या होगा एवरेज में, अगर एक मेंबर परिवार में ऐड भी हो जाए। तो यहां दो चीजें बेटा देखना, थोड़ा परसेंटेज, थोड़ा एवरेज। पहले तो कह रहा है कि भाई सिंपल प्राइस में इंक्रीज हुआ, एक्सपेंडिचर 15.5% ही बढ़े, इसके लिए थोड़ा कंजम्पशन भी रिड्यूस किया गया है, शुरू का कंजम्पशन भी दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है अब एवरेज कंजम्पशन उतने ही लोगों का, जो 4 लोग थे, वो तो गिरना ही गिरना है। लेकिन यहाँ एक कहानी और भी हो रही है कि हमारा जो एवरेज कंजम्पशन जो निकल के आएगा यहाँ पर 4 लोगों का, वो फिर हमें 5 लोगों में एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक नया मेंबर भी आ गया, तो एक फर्दर एवरेज रिडक्शन भी होना ही होना है। होगा कि नहीं होगा? यस। एक रिडक्शन इसलिए होगा क्योंकि प्राइस बढ़ी है, हमने कंजम्पशन जो खर्चा है अपना वो उतना नहीं बढ़ाया है जितना प्राइस बढ़ा। देखो प्राइस अगर 32% से बढ़े, अगर प्राइस हमारी 32% से बढ़े, ध्यान से देखना मेरी बात, और आप एक्सपेंडिचर को 32% से बढ़ा दो, तो आपके कंजम्पशन पे 0% लोड है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 32 बढ़ गया, ये 0% का लोड लेगा, ये 32 नेट बैलेंस हो गया। लेकिन अगर प्राइस 32 से बढ़ा और आपने यहाँ 15.5% ही एक्सपेंडिचर बढ़ाया, तो थोड़ा बहुत डिक्रीज तो कंजम्पशन भी ले रहा है अपने ऊपर। यानी कंजम्पशन 6.4 kg पर हेड जो था पर मंथ हर मेंबर पे, ईच मेंबर पे, वो और रिड्यूस हो जाएगा इस सिनारियो में। एक रिडक्शन उसकी वजह से। दूसरा रिडक्शन है कि भैया एक आदमी और आ गया, तो वही जो टोटल चावल का कंजम्पशन है वो अब हमें 5 लोगों में बांटना पड़ेगा, तो एवरेज फर्दर रिड्यूस होगा। दो चीजें करनी है, तो एनीवे कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स डू दिस खेल। ठीक, क्या क्या करना है? 32% इसको बढ़ाना है, इसको 15.5% बढ़ाना है, ये नहीं पता क्या करना है। तो आप कहोगे ये तो 132/100 गुना होगा, 100 लिखूंगा नहीं मैं, लिख देता हूं अभी शुरुआत में, बट आपको समझना है कि बार बार ये 100 लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, ये कट जाना है। तो के की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 115.5/132। अगर मैं इसको डबल कर लूं 264 बनेगा। इसको डबल मैं इसलिए सिर्फ कर रहा हूं ताकि थोड़ी कैलकुलेशन देखने में अच्छी हो जाए। मजेदार बात क्या है, दोनों नंबर 11 से कट रहे हैं। कैसे पता 11 से कट रहे हैं? आउट ऑफ कैलकुलेशन। जब भी अल्टरनेट प्लेस का सम और उसका अंतर लें, जैसे यहाँ 1 और 2 का अंतर 3 - 3 किया, 0 बन गया, 11 से कटेगा। 4 2 6 - 6, 0 बन गया, 11 से कटेगा, तो 11 से पहले काट लो। तो यहाँ आउट ऑफ कैलकुलेशन है डिविजिबिलिटी बाई 11, ये आइडेंटिफाई करना। 11 से काटा हमने तो 11 दूना 22, 11 करना 11 दूना 22, 11 चौके 44। देन हम कहेंगे 3 से भी कटेगा, और 3 से कटेगा तो 3 7 21, 3 8 24, तो अल्टीमेटली 7/8 आ गया। तो आपको ये दिख गया कि कंजम्पशन 1/8 से रिड्यूस हुआ या नहीं हुआ? यस। तो अब आपको क्या समझना है कि हमारा जो कंजम्पशन पहले था 6.4 रुपीज पर केजी एक आदमी का, 1% का, वो अब 7/8 गुना हो गया। यस और नो? 1/8 से रिड्यूस हो गया, तो हम कहेंगे नया क्या होगा? न्यू। आप कहोगे इसका 7/8 करेंगे, 7 8 56 आएगा, 5.6 रुपीज पर केजी। बट दिस इज नॉट माई आंसर। आंसर कैसे बनेगा? आंसर अब ऐसे बनेगा कि 5.6 का कंजम्पशन एवरेज है 4 लोगों का, तो टोटल कंजम्पशन कितना है? इतना है। अब 4 की जगह 5 लोग होंगे, तो न्यू एवरेज मुझे लिखना पड़ेगा कितना है? 5 लोगों का। ये न्यू एवरेज 4 लोगों का है, ये न्यू एवरेज 5 लोगों का बनेगा। दिस इज द आंसर। तो इसको हम क्या करते हैं, 56 का 4 गुना करेंगे, आपको पता है 224 बनता है, 224 को 5 से डिवाइड करेंगे तो मतलब 2 से गुणा करना है, तो 448 बन जाएगा। 10 कहाँ लगेगा? 4.48 kg। आंसर हो गया सी। ओके। इलेक्शन की थियरी कराओगे या क्वेश्चन ही समझाओगे? कहां पहुंच गए तुम इलेक्शन में प्रेम? कूदा फांदी नहीं करनी है मेरी क्लास, उनको बता चुका हूं मैं। भटकते हुए मन की निशानी है, जहां चल रहा है वहां तुम हो नहीं, आगे पहुंच गए। पूछ रहे हो कि ये करवाओगे कि नहीं, बता दो क्या करोगे मेरे साथ? हाँ, मैं बोल दूं नहीं कराऊंगा थियरी, चलो क्या करोगे अब? है क्या करोगे? कुछ भी मन में चलता है। जब मन ऐसी जगह पर जाए तो समझ लो कि मन भटक रहा है। तो ये सवाल सर से नहीं, खुद भी पूछने के पहले सोचते हो कि पूछेंगे नहीं। ये कौन है सवाल? ये इलेक्शन में सर थ्योरी पढ़ाओगे कि नहीं, कि क्वेश्चन ही कराओगे बस? थ्योरी भी कराएंगे, प्रैक्टिकल भी कराएंगे आपको, बाकायदा आपको इलेक्शन लड़वाएंगे हम, चिंता मत करो। इलेक्शन लड़वाएंगे,
आपके लिए प्रचार प्रसार करेंगे, फिर हम इलेक्शन सीखेंगे। ऐसे थोड़े ना, हल्का फुल्का नहीं है, डोंट वरी। 24 का एग्जाम छोड़ो, 24 का इलेक्शन करते हैं हम लोग। एग्जाम छोड़ो, प्रैक्टिकली समझते हैं इलेक्शन के केसेस को। हाँ जी, रियल में समझते हैं। A family consumes 25 kg rice and 9 kg wheat per month, spends rupees 350. The price of rice is 20% of the price of wheat. If the price of wheat is increased by 20%, then the percentage reduction in consumption of rice. If the consumption of wheat remains same, the family has the same amount to spend and the price of rice is constant. जरा सवाल को पढ़िए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 350 रुपए टोटल खर्च हो रहे हैं। राइस का प्राइस हम 20% कह रहे हैं कि वो व्हीट के प्राइस का है, तो मैं लिख रहा हूं कुछ। एक तो हमारा कंजम्पशन दिया हुआ है हमें कि भाई 25 किलो ये है राइस, और जो हमारा व्हीट है वो है 9 किलो। टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो 350 रुपए है, बट हमें इनका इंडिविजुअल दाम देखना है क्या। तो अब बात हो रही है प्राइस की, तो प्राइस को समझना जरा। कह रहा है व्हीट की जो प्राइस है, राइस उसका 20% है, तो व्हीट का दाम 5x मान लें, तो इसका x बनेगा 20%, 1/5 होता है। x ना भी लिखे तो चलेगा, हम 1:5 लिख के भी काम चला सकते हैं। अब टोटल अगर हम वैल्यू निकालें, ये क्वांटिटी है, 25x बनेगा। ये सही लिखा है, देख लेना। 25 किलो राइस, 9 किलो व्हीट, तो प्राइस ऑफ राइस, हाँ ठीक है, और ये हो गया आपका 45। टोटल जो कॉस्ट बनी ये बनी 70x इज इक्वल टू 350 रुपीज। एक्स की वैल्यू क्या है, 5 रुपीज। एक्स 5 रुपए के बराबर आ गया, तो जो दाम मिला आपको, बेसिकली चावल का दाम 5 रुपए मिल गया 1 किलो का, और व्हीट का आपको मिल गया 25 रुपए। आगे देखना क्या कर रहा है सवाल। आगे कह रहा है कि हम व्हीट का दाम 20% बढ़ा देंगे, तो नया सिनारियो देखना आप। 25 किलो, 9 किलो ये जो कंजम्पशन था, इसमें व्हीट का दाम अगर हम बढ़ाते हैं, लेट से 25 है, इसको हम 20% से बढ़ाएं, 25 20% से बढ़ के कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 5x कैसे, 20% का मतलब बेटा 1/5 होता है। ये अगर आप व्हीट का दाम मानते हो और ये राइस का दाम होगा, फिर तो मैंने कहा कि मुझे मल्टीप्लायर यहां लिख लो, इसलिए मैंने इसको कहा 5x मान लो और इसको x मान लो, बस, ताकि आपको समझने में तकलीफ ना हो। नहीं भी लिखोगे तो आप ऐसे करोगे फिर कि 70 यूनिट 350 है तो 1 यूनिट 5 है, तो आप दाम लिख सकते हो यहाँ पर जाके। अब सवाल कह रहा है कि हमें इसके दाम को 20% बढ़ा देना व्हीट के, 25 रुपए से वो चीज 30 रुपए हो गई। फिर कह रहा है कितना हम रिडक्शन करेंगे कंजम्पशन ऑफ राइस में। व्हीट का कंजम्पशन हमें सेम रखना है, तो व्हीट 9 किलो पहले भी खाया जा रहा था, अभी भी 9 किलो ही खाया जाएगा। फैमिली उतना ही अमाउंट स्पेंड करेगी जितना पहले कर रही थी। लेकिन देखो यहाँ जो जो टोटल खर्चा है ना, उसमें 2 तरह की क्वांटिटीज है, तो ये सिंपल एबी रूल नहीं है। सिंपल एबी रूल क्या है, एक तरह की क्वांटिटी हो, उसी का प्राइस, उसी का कंजम्पशन। यहाँ 2 तरह की क्वांटिटीज, राइस भी है व्हीट भी है, इनके कॉम्बिनेशन से प्राइस बन रही है, एंड देन हमसे सवाल किए जा रहे हैं। तो ये सवाल डिफरेंट है, ये सवाल वो एबी रूल वाला सीधा सवाल नहीं है। अब हम निकालेंगे व्हीट की वजह से टोटल कितना खपत अभी हो रही है, आप कहोगे 270 रुपए की खपत हो रही है। एक चीज और ध्यान से देखना, टोटल मुझे अभी भी 350 ही रखना है, ये सवाल ने बोल रखा है। तो क्या हम यहां से 80 रुपए की खपत कराएंगे ताकि 350 की खपत हो? यस। ये जो 80 रुपए की खपत है, चावल के दाम में कोई चेंज नहीं है, सवाल ने बोला है, ध्यान से देखो। चावल का दाम क्या है, 5 रुपए ही है, बदला ही नहीं है। अब हमें क्या समझना है यहां पर कि 80 रुपए हमें कहीं ना कहीं एडजस्ट करने हैं, 80 रुपए लेके आना है। तो आपको पता है कि अब मुझे कितनी खपत करनी पड़ेगी, आप कहोगे 16 किलो ही करनी पड़ेगी। 80/5 क्या होता है, 16 किलो। पहले हम 25 कर रहे थे, लेकिन अब 16 ही कर पाएंगे, ताकि 80 रुपए ही खर्च हो। 80 कहां से आया आरती जी, 270 रुपए तो चावल में खर्च गया, 350 रुपए कुल खर्चना है आपको, तो 80 ही बचा ना चावल, इसके लिए, चावल के लिए। अब 80 में 5 रुपए के रेट से चावल तो 16 किलो ही आएगा। तो पहले 25 आ रहा था, लेकिन अब हम 16 ही खरीद पा रहे हैं। 9 का रिडक्शन हुआ 25 के बेस पर, अगर यही 100 हो जाए 4 गुना, तो ये 36 का रिडक्शन हो जाएगा। तो 36% हमारा आंसर हो गया। या आप आर्ट ऑफ कैलकुलेशन लगा लो, आपको पता है 9/25 करना है, जब भी 25 होता है तो 4 आता है ऊपर, 4 से गुणा, 25 से डिवीजन है, 4 से मल्टीप्लीकेशन, 36। अब दशमलव कहां लगना है, हमें कोई टेंशन नहीं है, सारे ऑप्शन में 2-2 डिजिट के आंसर है, 36 ही होगा। डिजिट मैच किया, 36 वही मेरा आंसर हो गया। कितने लोगों को मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझ में आई? ठीक है,
क्या शॉर्ट मेथड? नथिंग शॉर्ट इन दिस बेटा, ठीक है। वेरी सिंपल इक्वेशन है कि गेहूं का निकाल लिया, बचा हुआ चावल का है तो 16 किलो हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं कि इसमें समझ में आने ना लायक हो, थोड़ा सा 2 स्टेप्स जरूर इसमें है कि पहले तो हमें दाम निकालना पड़ गया खुद से, ठीक है, दाम निकालना पड़ गया और फिर हमें सॉल्व करना पड़ गया। फोकस नहीं था किसका, तो घर पे जाके इसको दोबारा देख लेना, यस ठीक। बाकी सवाल में ऐसा कुछ ना समझने लायक नहीं है। नाउ कमिंग नेक्स्ट टू द कमीशन बेस्ड क्वेश्चन। कैसे होता है जरा देख लो सवाल। एक सेल्समैन होता है, फिर वो कमीशन वमीशन दिया होता है, जैसे पहला सवाल दिया हुआ है। पहले सवाल पढ़ते हैं ताकि आपको समझ में आए क्या सवाल होता है। जैसे एक सेल्समैन है, उसको 10% का कमीशन टोटल सेल्स पर मिलता है और एक बोनस मिलता है 4% का सेल्स जो कि इसके ऊपर होगा इफ द टोटल अर्निंग ऑफ द सेल्समैन इज 7243। अच्छा, अभी इस सवाल को ना मैं एज ए थियरी यूज करने जा रहा हूं, ओके, ध्यान रखना इस सवाल को, क्योंकि कल जब मैं सवाल करूंगा ना तुम्हें होगी तकलीफ, या तो मैं आपको ये सवाल बिल्कुल नॉर्मल जैसी इक्वेशन होती है वैसे करने को बोल दूं तो उसमें मजा नहीं है। तो अगर कुछ सीखना है इस सवाल में तो मैं आपको बढ़िया सी थियरी की तरह इसको यूज करूंगा कि कैसे सवाल को छोटा करते हैं बाय विजुअल अंडरस्टैंडिंग, तो वो मैं देता हूं आपको। तो कह रहा है कि एक सेल्समैन है, उस सेल्समैन को, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, चलो एक बढ़िया सीधी सी रेखा खींचते हैं ऐसे, ये सीधी, ये क्या हो गया, रेखा ही लग रही है ना, ठीक है। थोड़ा ब्रेक, अब तो फाइनल ब्रेक होगा आरती। या मुझे मजा आ रहा है पढ़ाने में, आपको क्यों नहीं आ रहा है पढ़ने में मजा? हाँ? मुझे तो मजा इसलिए आता है पढ़ाते पढ़ाते मैं खो जाता हूँ, तो मेरा दर्द थोड़ा कम हो जाता है। जब कहीं खो जाओ ना तो थोड़ा सा दर्द कम, जैसे मान लिया आपको बहुत दर्द हो रहा है, किसी ऐसे से बात करने लगो जैसे बात करने में बहुत मजा आता है, तो घर वालों को शक होने लगता है कि तुम्हें सच में दर्द हो रहा था क्या? अभी तो तुम बड़ा नॉर्मल होकर बात कर रहे थे। ऐसा होता है आपके साथ कि नहीं? बुखार है मान लिया, तुम दर्द में तड़प रहे हो और तभी तुम्हारी कॉल आ गई उसकी, और फिर बातों में खो गए, थोड़ी देर के लिए तबीयत सच में ठीक हो गई। तो लोगों को लगता है कि झूठ तो नहीं बोल रहा है कहीं। बट ये सच है ना, ऐसा होता है ना कि हम बीमार हैं, थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि हम बीमार हैं, क्योंकि अल्टीमेटली खेल तो बेटा दिमाग का ही है ना। जैसे मैं उदाहरण दूं आपको, दर्द की दवा खाते हो वो क्या करती है, आपका दर्द खत्म नहीं करती है, वो दिमाग के जो रिसेप्टर्स होते हैं जो पेन को रिसीव करते हैं उनकी सेंसिटिविटी गिरा देती है। जैसे लेट्स से आपको बैक में पेन हो रहा है या स्पाइन में पेन हो रहा है, तो पेन है, पेन थोड़ा ना सही कर रहा है वो बस रिसेप्टर्स जो आपके दिमाग जो पेन को रिसीव करते हैं ना उनको डिमिनिश कर देता है कि तुम रिसीव ही मत करो, तो वो दर्द महसूस नहीं होता है। यही चीज कई बार आपको कुछ लोगों के साथ हो जाती है। बात करें बड़े दिनों बाद बात हुई, कोई दोस्त मिल गया, दर्द वर्द सब थोड़ा देर के लिए गायब हो जाता है, क्योंकि वो नेचुरली वो चीज आप अटेन कर लेते हो फॉर द टाइम बीइंग, जो दवा करती है काम, समझे? हाँ जी, तो पढ़ाते पढ़ाते मैं भी थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूँ कि मुझे दर्द हो रहा है, कम महसूस होता है, तो इसलिए मुझे ज्यादा मजा आ रहा है आज। पढ़ लो। ओके, ध्यान से सुनना इस सवाल को प्लीज, वरना आगे बहुत परेशान करोगे आप मुझे। तो यहां कह रहा है, इसको समझना, यहां कह रहा है कि जो एक सेल्समैन है वो जो सेल करता है उस पर उसको कमीशन मिलता है। एक थ्रीशोल्ड है जो कि है 15,625, ओके, 15,625 का एक थ्रीशोल्ड है। अब यहां तक इसको कमीशन मिलेगा 10%, यानी जितनी सेल करेगा उसका 10% इसका कमीशन है खुद का। ध्यान से सुनिएगा इसको। इसके ऊपर इसको कितना कमीशन मिलता है? 14% का, ठीक। दिस इज होल स्टोरी। अब मैं अगर आपसे एक बात बोलूं कि भाई इतनी वैल्यू जो मुझे दी है और इतनी वैल्यू मुझे दी है, 4% का बोनस यहां लग चुका है, टोटल अर्निंग मुझे दी है, तो अगर इसकी टोटल अर्निंग आपको लिखनी है तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि ये वैल्यू है 7243, लिखोगे आप, किसके बराबर होगी? तो आप ये कहोगे कि मान लिया हम इस वैल्यू को एक्स बोल देते हैं कि ये इतना अमाउंट यहां से यहां तक एक्स की सेल एक्स्ट्रा है, और ये जो वैल्यू है, लेकिन एक्स मानने में गड़बड़ी ये है कि आपको पूरी वैल्यू निकालनी है, तो कई बार लोग यहाँ मिस्टेक कर जाते हैं। मैं बताता हूँ, फिर एक्स लिखो पहले, तो आपकी ये वैल्यू होगी 10% ऑफ 15,625 तक 10% मिला इसको, प्लस 14% बाकी सेल का मिला। यहां से एक्स निकालोगे आप, और एक्स निकालने के बाद आपका जो आंसर है वो एक्स नहीं है, वो एक्स प्लस 15,625 है। ये आपका आंसर बन जाता है, राइट? हाँ, 4% का बोनस है बेटा। बोनस का मतलब होता है उसके ऊपर जितनी सेल करोगे उस पर 4% और मिलेगा। लालच, ग्रीड,
यू नो वी हैव बीन मंकीज. मंकीज को दिखाओ ना, केला ले लो, मंकी आता है दौड़ के. सो वो नेचुरली इम्बाइब्ड है हमारे अंदर बायोलॉजिकली, एंड दैट्स व्हाई द परफॉर्मेंस बोनस इंसेंटिव्स एक्चुअली वर्क, एक्चुअली वो काम करते हैं, इसलिए करते हैं. और मिलेगा? अरे 4% नहीं होगा बेटा, 14% होगा. 10 तो उसको पहले ही मिल रहा था. अब ऐसे बोनस का मतलब अगर ये हो कि तुम्हें पहले वाला कमीशन नहीं मिलेगा तो बोनस कहलाएगा? बोनस का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा. ओ भैया हर्ष बाबू, बोनस माने एक्स्ट्रा होता है यार. तुम कहोगे हम एक्स्ट्रा बेचेंगे नहीं, फिर तो 4% दे रहे हो, वैसे 10 दे रहे थे, बाकी वो बोनस होगा. बोनस मतलब होता है एक्स्ट्रा, बोनस एक्स्ट्रा 10 के ऊपर, वरना उसको बोनस बोलेंगे. दिवाली बोनस मान लिया तुम्हारी आए और बोले कि भाई ऐसा करो, तुमको ऐसे तो हर महीने में हम 10% का इंसेंटिव देते हैं, दिवाली में 4 ही देंगे, ये बोनस है. कॉलर पकड़ लोगे तुरंत. तुम रियल लाइफ में तुम बड़े स्मार्ट हो, मैथ करते समय ऐसे बुद्धू बन जाते हो आप कि पूछो नहीं. बोनस का मतलब ही समझ में नहीं आ रहा है. कर दे कोई रियल लाइफ में तुम्हारे साथ एक काम अभी, क्यों कहे कि महीने तुम्हें 10% का हम रेवेन्यू का इंसेंटिव दे रहे थे, चूंकि इस बार दिवाली हम आपको 4 ही देंगे, और तुम बड़ी खुशी खुशी को लेकर घर जा रहे हो. रॉकेट छोड़ दोगे तुम वहीं पर, हम जानते नहीं है क्या तुमको. थोड़ा सा रियल लाइफ से गणित को रिलेट करें, आसान रहेगा आपके लिए. 14 हो गया ये. आप कैलकुलेशन करोगे तो x प्लस एक आंसर होगा. अब ये कॉम्प्लेक्सिटी को मैं थोड़ा सा खत्म करना चाहता हूं. आप कहोगे सर इसमें तो एक बहुत गलती की संभावना है. पूछो क्यों? पहला तो तुम x निकालोगे और इतना जोड़ना अगर भूल गए तो मामला खराब. ये जोड़ के उत्तर आएगा टोटल सेल्स, एक गड़बड़ी ये हो जाती है. दूसरा, अगर हम पूरे को x मानते कि भाई पूरे को x मान लेते सर, फिर तो अगर मान ले पूरे को y मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, पूरे को अगर y मानते तो ये तो चलो 15,625 है, इसको मुझे लिखना पड़ता y माइनस 15,625. अगर मैं पूरी सेल को y मान लूं तब आपको पता है 14% इसका निकालना पड़ता. आप कहते हैं सर क्यों जिंदगी खराब कर रहे हो, वहां है ठीक है, y ही आपका आंसर होता. अगर मैं पूरे को y मान लूं तो y ही तुम्हारा आंसर हो जाता, बट फिर आपको y माइनस 15,625 लिखना पड़ेगा. कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई. हम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारी करने जा रहे हैं खत्म. देखना ध्यान से, इधर बहुत ध्यान से देखो, कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी नहीं तुम्हारी जिंदगी में. हम जो करने जा रहे हैं उसको समझिए. हमने कहा यहां वो हमारा 15,625 का मार्क है, यहां 14% है, यहां इसके पहले 10 है. मैं कहूंगा मैं एक काम करने जा रहा हूं, मैं इसको 4% देने जा रहा हूं पहले. ठीक है, 7,243. आप कहोगे सर लेकिन ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैं कहूंगा रुको यार, 7,243 रुपीज का कमीशन था. अब हुआ क्या, मैंने अगर इसको 4% दिया, पहले हम निकाल रहे हैं 10% 15,625 का, मैंने कहा मैं 4% 15,625 का और दे देता हूं उसको. क्यों दिया? इसलिए दिया कि ये भी 14% हो जाए. अब इतनी वैल्यू का 14% निकालना है मुझे, इतनी वैल्यू का भी मुझे 14% ही निकालना है. क्या हम इसको अब मिला के बोल सकते हैं कि मुझे 14% टोटल का ही निकालना है? भाई इतने का 14%, इतने का 14%. लेकिन जब हम इसको 7,243 लिखेंगे तो आपको थोड़ा रुकना है, ये इसके बराबर नहीं होगा. ये तब बराबर होता जब हम लिखते हैं 10% ऑफ दिस प्लस 14% ऑफ दिस. मैं कहूंगा कोई बात नहीं, जितना हमने इधर दिया उतना इधर भी देते हैं. हमने इधर क्या दिया था? 4% 15,625 का, ताकि ये पूरी रेंज 14% बन जाए 15,625 का. तो हमने कहा मैं इधर भी वही जोड़ देता हूं, 4% ऑफ 15,625. Let's see how easy your calculation is going to be. 7,243, 4% का मतलब क्या है? इसको 4 से गुणा कर लेंगे, 100 से डिवाइड करना है, कर लो. 156.25 इंटू 4 बना. या तो आप इसको 1/25 सोच लो यार, ये क्या है? 25 का क्यूब है ये, 625 बन गया. सिंपल. ये 25 का क्यूब है, ये आर्ट ऑफ कैलकुलेशन. 25 का क्यूब क्या होता है? 15625. 4% खुद 1/25 के बराबर है. तो मुझे अगर 4% निकालना हो 15625 का, तो मैं लिखूंगा 1/25 इंटू 25 का क्यूब. 25 का स्क्वायर बचेगा, 625 यहाँ आंसर आ गया. जरा जोड़िए इसको. इफ आई एड एवरीथिंग, ये हो गया 5 3 8 2 4 6 72 और 6 78. 7868 आ गया, 14% ऑफ टी. ठीक है, काटो इसको. तो मैं टोटल की वैल्यू निकालता हूं. 14 से काटते हैं. 14 पंचे 70, 14 छंग 84, 14 दूना 28. 2 जीरो में लगा दूंगा, क्योंकि 1% अगर निकाल लिया 2 जीरो लगा देते हैं, 100% बन गया. टोटल की वैल्यू आ गई. इस सवाल में ना तो x है ना ही गलती की कोई भी संभावना है. हमने इक्वेशन को विजुलाइज किया है, और विजुलाइज करके परसेंटेज का थोड़ा ज्ञान लगाया है कि अगर टोटल पे 14% इसको हम बना लें तो हमारा रास्ता सरल हो जाएगा और टोटल हमारा निकल भी आएगा. तो आप सवाल जरा आप ध्यान से देखें इसको, और अब पढ़ें और इस सवाल को समझें कि हमने क्या किया.
ठीक है, क्लियर हो रहा होगा, मुझे लगता है कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी आपको। तो अगर तकलीफ नहीं हो रही है, ठीक है, तो एक सवाल और देख लेते हैं। दूसरा वैरायटी सवाल का है इसी इसी केस में। ये भी देख लो, फिर छोड़ देंगे तुमको आज, कल रिवाइज करना बैठ के घर पे। 5.25% कमीशन देगी एक सेल्समैन को अगर 20,000 तक की सेल हो। 5% का कमीशन देगी सेल्स अगर 20,000 के ऊपर हो। सेल्समैन ने इतना पैसा कंपनी में डिपॉजिट किया है, ये उसका कमीशन नहीं है, ये पैसा उसने कंपनी में डिपॉजिट किया है अपना पैसा काटने के बाद। तो बताना है टोटल सेल्स कितनी है, राइट? क्लियर? चलो कोई नहीं, इस केस को आप ट्राई करना इसी दिशा में, आगे हम बता देंगे आपको कल। ओके, चलो अब मैं जरा कुछ डाउट्स देख लेता हूं। I was watching recording classes. I have humble request. Please read the question in English at least once. यार मैं क्वेश्चन तो इंग्लिश में ही पढ़ता हूँ जीवेश, आपने किसी और की रिकॉर्डिंग देख ली क्या यार? मैं तो इंग्लिश में ही सवाल पढ़ता हूँ यार, इसके लिए तो मैं बदनाम बा। देखो किसी भी सवाल में अगर आपको लाइन हिंदी वाले क्वेश्चन मिले तो बताओ, हिंदी वाले बच्चे मुझे गुस्सा करते हैं इसके लिए। देखो लाइन ही अंग्रेजी में बनाई है मैंने, क्योंकि मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। देखो आपने रिकॉर्डिंग किसी और की देख डाली है, जरा थोड़ा संभल के देखो, चेहरा वगैरह मैच कर लिया करो कि मैं ही हूँ। हाँ जी, मयंक जी कह रहे हैं गुरुजी मेंस की डेट आ गई है, सीजीएल की, और अरिथमेटिक थोड़ी वीक है, बस इसलिए बोल रहा हूँ कि पढ़ाया कीजिए। देखिए एक बात मयंक, पहले हर बैच की बेटा रिक्वायरमेंट अलग होती है। मैं अगर अर्जुना बैच को लक्ष्य बैच का टारगेट के हिसाब से पढ़ाने लगूंगा तो ये अर्जुना बैच के बच्चों के साथ गलत होगा, और ये चीज मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं बेटा तो आपको लक्ष्य देखना है, और अगर आप किसी टॉपिक में कमजोर हैं तो अगर आप प्लस में हो तो आप मेरे पुराने कोर्सेज में से भी अरिथमेटिक के कुछ चैप्टर देख सकते हो, पुराने कोर्स भी पढ़े होंगे, इसमें सर्च कर लेना, या कहीं और से जुगाड़ कर लो अपना। क्योंकि इस बैच को इसलिए तेज करना कि आपका मेंस का एग्जाम है, ये बैच का पर्पस मेंस है ही नहीं है ये वाला, तो मैं जल्दबाजी तो बेटा इस बैच में नहीं कर सकता हूं। ठीक है, तो ये समझना जरूरी है आपको कि हमारी रियलिटी एक्सपेक्टेशन मिसमैच ना हो। ये बैच 2024 के बच्चों के लिए है, अगर आप 2023 का मेंस दे रहे हैं तो आप लक्ष्य में आओ। ठीक है, वो हम उस टारगेट के हिसाब से पढ़ा रहे हैं कि हम सारे टॉपिक्स करा देंगे आपको। ठीक है, पहले, बट अभी इस बैच में जल्दबाजी में नहीं कर सकता हूं, मुझे बच्चों को ठीक से सिखाना है, तो कभी कभी टाइम ज्यादा लगता है। आशीष जितना ज्यादा से ज्यादा पीवाई की प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो, क्लास को रिवाइज कर लो, बिकॉज देयर इज नो अदर वे। ठीक है, ओके। एक इनकम 57.7% वीक इनकम, क्या करो आप? मैंने 25x4 कैसे किया? देखिए भाई समझो इसको ऐसे, देखो आप अब इधर आ जाओ, ये मैं लिख रहा हूं इनकम ऑफ ए, और यहां मैं लिख रहा हूं एक्सपेंडिचर ऑफ बी, बस यहीं आ जाओ और कुछ नहीं। इनकम ऑफ ए और एक्सपेंडिचर ऑफ बी को जरा समझते हैं, तो मैं कह रहा हूं सवाल में कि ये इससे 525% ज्यादा है, बोल रहा हूं। अगर ये 4 होगा तो ये 25 होगा, इसमें तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको। yes. अब इनकम ऑफ ए जो है, इनकम ऑफ ए जो है और इनकम ऑफ बी जो है, इसका भी आपस में एक अनुपात है 4:7 का। ये दो चीजें अलग अलग नहीं है, ये दोनों तो सेम चीज है ना। तो अगर ये दोनों सेम चीज है तो मुझे यहाँ 25 और 4 का एलसीएम जो कि 100 होता है लेना पड़ेगा। इसको 4 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 25 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 25 से गुणा हो गया, ये 4 से गुणा हो गया, 100 16। अब इसको अरेंज करके ऐसे लिख दिया, इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ बी, तो 100 और 175 यहाँ हो गया। ठीक, यहाँ हो गया आपका मतलब लेट्स से एक्सपेंडिचर ऑफ बी 16, तो यहाँ 16 लिखा हुआ, उसी चीज को आगे फिर बढ़ा दिया गया, राइट? ठीक है, कैफ करें कि इसमें 10,000 होगा ना सर, 58.14 तब आएगा ना, कहाँ 10,000 होगा यार? मैं जीरो रो का ख्याल नहीं रखता हूँ करण, तो ये जीरो रो मेरे कभी मत देखा करो। इसका रीजन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं एक चीज सबसे पहले देख लेता हूँ कि ये 20,000 है और ये 11,600 है, आधे से ज्यादा है वैल्यू, ये मोर देन 50, आधे से ज्यादा है। आधे से ज्यादा है तो मेरा डिक्रीज जो होगा ना, ये आधे से ज्यादा है तो मतलब कितना, आप देखो 20 है, 20 छक्का 60%, 12,000 होगा, तो ये 60% के आसपास है, इतना काफी है मेरे लिए कि मुझे दशमलव कहाँ लगाना है। तो ये जीरो उरो में इतना दिमाग ना लगाओ कि 2 से डिवाइड किया इसको मैंने, तो ये 10,000 ही होना चाहिए एक्चुअली, और ये 5814 होना चाहिए, तो वो आप एडजस्ट कर लिया करो। ठीक है, बट मैं क्या है कैलकुलेशन की सेंस से चलता हूँ, तो मेरे को ऑलरेडी पता है कि ये परसेंटेज 60% के आसपास है, तो इट विल बी 58 समथिंग। ठीक है, अनुष्का जी कह रही हैं, बहुत ही बेसिक सवाल पूछ रही हैं कि सब कह रहे हैं प्रीलिम्स क्वालिफाइंग है, फिर ये कट ऑफ। आप भी बताइए, आप 2024 की तैयारी कर रही हैं? ठीक है ना? 2024 की तैयारी कर रही हैं या 2023 की? पहले आप मेरे सवाल का उत्तर दें। 24 की, राइट? अब 23 के बच्चे में इतना दिमाग मत लगाओ,
वो क्या बक रहे हैं बकने दो, ठीक है। आपका टाइम आएगा जब तक, तब तक आप इतना समझ जाओगे कि एग्जाम में क्वालिफाई कैसे होता है, क्योंकि बहुत बेसिक बात है जो आपको नहीं पता है, ठीक है। 24 की कर रहे हो ना, मस्त रहो, इनकी बातें मत सुनो। कट ऑफ और क्वालिफाइंग में क्या अंतर होता है, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मैं समझा देता हूं आपको, तुरंत समझ में आएगा, इमीडिएट, एक मिनट नहीं लगेगा। लेट्स से मैंने कहा कि मैं एक पार्टी रखने जा रहा हूं, राइट। उसमें अन अकेडमी के सारे बच्चे आ सकते हैं, अन अकेडमी के सारे बच्चे जो प्लस सब्सक्रिप्शन में हैं, जिन्होंने कोर्स ले रखा है, वो आ सकते हैं। लेट्स से मैंने ऐसा एक कंडीशन रखा। लेकिन मैंने ये भी बोला कि इस पार्टी में सिर्फ मैं 10,000 बच्चों को ही रख पाऊंगा, इतने बच्चे आएंगे। तो देयर विल बी सम क्राइटेरिया जिसके थ्रू मुझे इन 10,000 बच्चों को लेना है। ओके, देयर विल बी सम क्राइटेरिया ना भाई, बच्चे अन अकेडमी प्लस में तो बहुत सारे होंगे, लेना मुझे 10,000। तो यहां पर आप देखो नेचर क्वालिफाइंग का क्या है। नेचर है सिंपली कि आपके पास अगर प्लस सब्सक्रिप्शन है तो आप इस पार्टी में आने के लिए क्वालिफाइड हो। लेकिन एक लिमिटेशन और है 10,000, तो मुझे अब कोई फिल्टर क्राइटेरिया निकालना पड़ेगा। वो फिल्टर क्राइटेरिया फिर हो सकता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, या फिर मैं एक मॉक टेस्ट करा दूंगा और मैं कहूंगा इस मॉक टेस्ट में शुरुआत के 10,000 लोगों को ले लूंगा। दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ। तो ऐसे ही होता क्या है, क्वालिफाइंग का मतलब यह है कि ये नंबर जुड़ेगा नहीं, ये नंबर तुम्हारे मेरिट नहीं बनाएगा फाइनल। इस नंबर से तुम्हें सिलेक्शन नहीं मिलना है, इस नंबर को जोड़ के तुम्हें एमईए नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 1,00,000 बच्चों को ही मेंस दिलवाना है तो एक कट ऑफ रखना पड़ेगा कि आखिर कौन से लोग अंदर आएंगे, कौन से नहीं आएंगे। तो देयर इज ए कट ऑफ। क्वालिफाइंग का मतलब ये थोड़ा ना कि सब आ जाओ। क्वालिफाइंग का मतलब अगर ये है कि सब आ जाओ तो प्री का मतलब क्या हुआ, फिर प्री रख क्यों रहे हैं वो। अच्छा, आपको ये लग रहा होगा कि क्वालिफाइंग का मतलब 30% ले आए तो सबको ले लो, 30% वालों को। ऐसा नहीं होता है। देयर इज अ लिमिट हाउ मेनी पीपल विल गिव मेंस एग्जाम, उतने ही लोगों को बुलाना है, तो एक कट ऑफ होगा। बट ये नंबर पहले जुड़ते थे, सिलेक्शन में भी, फाइनल सिलेक्शन में, प्री मेंस इंटरव्यू सब जुड़ता था। इंटरव्यू मतलब डिस्क्रिप्टिव, अब वो नहीं जुड़ता है, इतना ही फर्क है बस, ठीक है। तो एनीवे सब चीजें क्लियर तो कर ही लो। मैं पैटर्न आपको क्यों नहीं पता, 24 की तैयारी आप कर रहे हो, आप पूरा चीजों को ठीक से समझ लो। यूट्यूब पे यही सब करो कम से कम। ये सब मास्टर से पूछोगे आप, प्लस सब्सक्रिप्शन में आइकॉनिक लेके ना, ये सब तो यूट्यूब से क्लियर करो। वहां वो साल में 50 बार बताते हैं, सब बातें बार बार बताते रहते हैं हर बार। हाँ जी, चलो आप चलते हैं, अब मिलेंगे आपसे बुधवार को। कल रिवीजन कर लेना अच्छे से, ठीक है। ख्याल रखो अपना, थैंक यू।